अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो मैं MTH 642 की जो है वो तमाम लेक्चर्स जो तमाम मॉड्यूल्स हैं उनमें से आपको शॉर्ट, लॉन्ग एंड MCQs बताऊंगी, जो कि फ़ाइनल टर्म की जो है वो प्रिपरेशन के लिए आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपके हैंडआउट्स से ही मैंने आपको MCQs बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो है वो शॉर्ट भी फिर भी कर लेते हैं, लॉन्ग भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बच्चों को मसला है वो है MCQs का। जबकि हमारे पास जो MTH 642 के जो MCQs आते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है कॉन्सेप्ट से आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली होते हैं तमाम MCQs। वो मैं आपके हैंडआउट से जो है वो बताऊंगी। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है 100/100 होगा। ठीक है, आप मेरी बग़ैर वीडियो जो है स्किप के वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि हर लाइन से मैंने आपको जो है वो आपके MCQs निकालने और आपको जो है वो बताने हैं, ताकि आपका पेपर जो है वो फुल मार्क्स में आप जो है वो उसमें गेट कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ तमाम बच्चे जो कि MCQs में जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है, शॉर्ट लॉन्ग में मसला होता है, उनको भी जो है वो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो आप जो है वो उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है वो हम आप बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 76 की तरफ, एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज़ इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशंस बर्नौलीज़ इक्वेशन के एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन अ प्लेन फ्लाई, हाउ डज़ अ परफ्यूम स्प्रे वर्क। ये मैंने आपके लिए जो है मैंने अपने जो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उनको एक बार सुनिएगा, उसमें मैंने इनके आंसर भी जो है वो आपको बताए हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब जो है वो हम बढ़ते हैं अपने फ्लूइड फ्लो और आइडियल फ्लूइड की तरफ। ठीक है, अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स फ्लूइड फ्लो और आइडियल फ्लो क्या होता है, मैं आपको बताती चलूँ। एज द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीज, द प्रेशर इन द फ्लूइड डिक्रीज। जब हमारे पास जो स्पीड जो है फ्लूइड की स्पीड जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, और जबकि प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो फ्लूइड फ्लो होता है। ठीक है, और मैंने जो है अब एक आइडियल फ्लूइड की भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अ फ्लूइड दैट इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड नो इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, जीरो विस्कोसिटी इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। आपको मैं बताती चलूँ, जब हमारे पास स्पीड इंक्रीज़ होगी और स्पीड इंक्रीज़ होगी और प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, फ्लूइड फ्लो कहलाता है। और जहाँ पे हमारे पास जो है विस्कोसिटी ज़ीरो होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आइडियल फ्लूइड होता है वो। ठीक है, ये आपने इन दोनों के एज MCQs एंड एज अ शॉर्ट भी आपने दोनों तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैंने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा और जो है वो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ज़ीरो विस्कोसिटी हो जाती है। ठीक है, और जब हमारे पास यानी कि फ्लूइड आइडियल फ्लो हो जाता है, जब हमारे पास स्टूडेंट्स प्रेशर डिक्रीज़ एंड वेलोसिटी इंक्रीज़ यानी कि स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे पास, तो वो हमारे पास फ्लूइड फ्लो हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ पे मैंने ये तमाम लेक्चर्स बनाए, आप प्लीज़ मेरे जो है वो लेक्चर्स ज़रूर सुनिएगा, और उनमें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम अपने 77 के जो आगे देखते हैं कि बर्नौलीज़ इक्वेशंस फॉर एनी पॉइंट अलोंग अ फ्लो ट्यूब आर स्ट्रीम लाइन। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास है, ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एज अ शॉर्ट, आपके पास लॉन्ग एंड MCQs के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आपके पास जो है ये एक इक्वेशंस ये गिवन होगी, और उसकी आपने जो है वो डायमेंशन निकालनी होगी। अगर आपसे वो लॉन्ग में पूछेगा, आपका कंप्लीट पूछेगा, ये शॉर्ट में दे देगा, या फिर आपसे है जो वो ऐसे दे सकता है, वो कहेगा कि P जो है उसकी आप डायमेंशन बताएं एज MCQs में, तो आप JM होल की पावर -3 लिखेंगे। ठीक है, टिक करेंगे। अगर आप 1/2 रो वी स्केयर का पूछेंगे डायमेंशन, या रो GH का भी आपसे वो डायमेंशन पूछ सकते हैं एज MCQs, और या फिर ये आपसे कंप्लीट एज अ शॉर्ट या लॉन्ग पूछ सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है एक ईच टर्म हैज़ द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी। ये स्टूडेंट्स ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। आपको याद हो मिड टर्म में भी आपके पास इसी तरह की जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि आपने बताना था कि ये क्या क्या चीज़ें, इनके नेम्स जो है वो रिप्रेजेंट करने थे और उनका काम भी रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पे 1/2 रो वी स्केयर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुल्क मोशन ऑफ फ्लूइड, रो GH हमारे पास क्या है, GPE फॉर लोकेशन ऑफ फ्लूइड, और P जो क्या है प्रेशर एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे बर्नौलीज़ प्रिंसिपल इज व्हाट अलाउज बर्ड एंड प्लेन्स टू फ्लाई, द सीक्रेट बिहाइंड फ्लाइट इज अंडर द विंग्स। इसके लिए आपने जो है वो मेरे लेक्चर्स व्यूज़ करने होंगे, ताकि आपको उनके क्लियर समझ आ जाए। ठीक है,
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 76 की जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। आपने जो है वो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से ये कर लेनी है, क्योंकि आपकी एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है एक बच्चा है, ठीक है, वो एक पाइप प्रेशर से जो है वो वहाँ से पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये तमाम है। आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि शॉर्ट में और लॉन्ग में, मिड में भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आपका न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। एक ये हमारे पास एग्जाम्पल है और एक ये वाली एग्जाम्पल है। अगर आपको नहीं समझ आए कोई एग्जाम्पल तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको जो है वो इसी तरीके से आपको समझा दूंगी, ठीक है। ये मैं आपको जो है वो मेन चीज़ें हैं वो आपको यहाँ आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। जो है वो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 77 की तरफ। आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास आपको ये इक्वेशंस अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। पी ओवर रो प्लस 1/2 वी स्केयर प्लस जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको याद हो, आपके पास इक्वेशन एक्चुअली ये है पी प्लस 1/2 रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे जो है वो डिवाइड जब किया रो से तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौली इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ स्टूडेंट्स याद कर लेनी है, ये चीज़ें कुछ आपको नज़र आ रही होंगी, ये ऑन द टॉप। जब आपसे एक ये ऐसा MCQs पूछा जा सकता है कि अगर ऑन द टॉप की हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है ग्रेटर एयर स्पीड एंड लेस एयर प्रेशर होगा। जब हम ऑन द टॉप की बात करेंगे, हमारे पास जो एयर की स्पीड होगी वो ग्रेटर होगी, जबकि प्रेशर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस होगा। अगर हम ऑन द बॉटम बात करें तो हमारे पास एयर जो है वो लेस होगी, एयर की स्पीड लेस होगी, और जबकि प्रेशर जो होगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, यानी ज़्यादा होगा। ये अपने एज MCQs अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक। आपने जो है वो इसकी एग्जाम्पल ये वाली है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ये आपकी जो यही एग्जाम्पल्स आती हैं मोस्टली रिपीट यही होती हैं, जबकि बस ये है कि आपकी वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, या आपको जो है वो इक्वेशंस दे देते हैं और आपके पास जो है वो लास्ट में आंसर्स के मुख्तलिफ तरह के आंसर्स होंगे। आपने जो है वो अपने चेक करना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। आपने जो है वो MCQs के हवाले से भी इन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक द राइज ऑफ द ओशन ड्यू टू हरिकेन है, आपने ये भी अच्छे तरीके से जो है वो एग्जांपल्स कर लेनी है, ठीक है। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। और यहाँ पे द आई ऑफ हरिकेन लैंडा 1997 इन द पैसिफिक ओशन नियर बाजा कैलिफोर्निया इज क्लियरली विजिबल इन दिस सैटेलाइट फोटो। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं 1997 में जो है वो एक हरिकेन लैंडा था, उसने जो है कि इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो एक ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन 3 है। फॉर द विस्कस फ्लूइड देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रेशर अलोंग द पाइप। वो कहते हैं हम अगर विस्कस फ्लूइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रेशर अलोंग द पाइप होता है। जहाँ हमारे पास पाइप में जो प्रेशर होता है जो कि वो है डिक्रीज होता है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड के तहत। अब यहाँ पे आपने जो है वो जो याद करने वाली चीज़ें हैं, विस्कोसिटी जो है वो कन्वर्ट होती है फ्रिक्शनल फोर्सेस में। फ्रिक्शन फोर्सेस से जो है वो एनर्जी लॉस्ट बाय हीटिंग फ्लूइड होता है, और यहाँ से जो है वो आपका पास इंक्रीज इन इंटरवल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, और यहाँ से आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड होता है। आपने ये जो है स्टूडेंट्स एज MCQs याद कर लेना है, जहाँ पे आपके पास अगर वो दे देते कि विस्कोसिटी जो है वो कैसे कन्वर्ट होती है, किस में होती है, विस्कोसिटी के बाद वो विस्कोसिटी किस में कन्वर्ट होती है, तो आपने बताना है फ्रिक्शनल फोर्सेज में होती है, ना कि आपने ये बता देना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ना होता है, तो आपने इनके स्टेप्स याद कर लेनी है एज MCQs के लिए, ठीक है। वो आपको कुछ भी कोई स्टेप्स ऊपर नीचे आपको पजल करने के लिए देंगे, आपने जो है वो करेक्ट अगर आपने याद किया होगा इन स्टेप्स को तो आप जो है वो इजीली इसके MCQs जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी स्टिल अप्लाइज, एनर्जी कैन नॉट कम फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ड्रॉप अलोंग टू। ये भी आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप याद कर लेने हैं। आपके पास एक जो एज्यूम लिक्विड बिहेव्स एज एन आइडियल फ्लूइड एंड द बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी अप्लाइड हो रही है। स्टूडेंट्स ये भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि P1 + 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो GY1 इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GY2 है। आपने V1 यहाँ पे जो है वो 0 पुट करने की एज आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ पे जो है वो आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे V2 की वैल्यू को, ठीक है। आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अब जो है वो हम देखते हैं कि 78 की हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है, ठीक है। स्टूडेंट 78 के हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल्स 3 के तहत हमारे पास जो है वो इसकी ये इक्वेशन जो है वो एग्जाम्पल है। आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा,
ठीक है। और ये इजी है, अगर आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कोई मसला नहीं होगा। आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है और समझना है और फिर इसको जो है वो सोल्व आउट करना है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक नंबर 79 है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्टिव मूविंग थ्रू फ्लूइड। अब यहाँ पे जो चीज़ें करने वाली हैं, यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कि आपको जो है वो पिछले अगर आप मेरे जो है वो 76 से जो है वो आप उसके लेक्चर्स लेंगे तो आपको जो है वो उनके आंसर्स वहाँ पे मिलेंगे मेरे लेक्चर्स में। यहाँ पे जो है वो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 79 का मैं आपको एक चीज़ बताती चलो। यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने एक यहाँ पे ड्रैग एंड लिफ्ट चीज़ है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड विल एक्सपीरियंस अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट की बात, ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट की बात हो रही है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स थ्रू द फ्लूइड वी विल फोकस ऑन टू रिजल्टेंट फोर्सेज ड्रैग एंड लिफ्ट। यहाँ पे हम जो है वो दो जो फोर्सेज पर जो है वो फोकस करते हैं। एक हमारे पास फोर्सेज ड्रैग है और दूसरी हमारे पास लिफ्ट फोर्स है। द ड्रैग फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है, स्टूडेंट्स ये आपके पास एक एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने जो है वो ये एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर लेना है। द ड्रैग फोर्स किस पे एक्ट करती है? पैरेलल टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। और जबकि लिफ्ट जो है वो फोर्स किस पर एक्ट कर रही है? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन। ये अपने अच्छे तरीके से जो है वो दो एमसीक्यूज याद कर लेना है। इसके बाद इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर हम जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट में है तो वी कैन कंसीडर द सेम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन फ्लूइड स्ट्रीम ऑफ द सेम वेलोसिटी। तो अगर रेस्ट में होगा तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी उसकी क्या होगी? सेम होगी। ये आपने एक एमसीक्यूज कर लेना कि जब रेस्ट में होगा तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस द सेम सेट ऑफ फोर्सेज एज इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर बिलो। ये आपने बाकी इन दिस केस द ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेज विल एक्ट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। आपको पहले ऊपर भी बता दिया है कि ड्रैग फोर्स जो होती है वो पैरेलल टू द मोशन होती है, जबकि आपके पास लिफ्ट जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से दो एमसीक्यूज याद कर लेने हैं। और स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो ड्रैग फोर्स इक्वेशन जो है हमारे पास ये क्या है? ड्रैग फोर्स इक्वेशन हमारे पास FD इज इक्वल टू CD रो V स्क्वायर ओवर 2A है। तो आपने जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ से ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं क्लियर। ये इसका ड्रैग फोर्स का इक्वेशन का फार्मूला एंड इन द अबव एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि CD हमारे पास क्या है। ये एज एमसीक्यूज आपने करना। CD हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? डायमेंशनल नंबर है, ठीक है। CD हमारे पास डायमेंशनलेस नंबर है जो कि हम ड्रैग कोफिशिएंट जिसको के तौर पे भी जानते हैं इसको। और रो जो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है और वी जो है वो इज़ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। व्यू हमारे पास क्या है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। और जो कि हमारे पास ए जो है वो करेक्टरिस्टिक एरिया ऑफ द बॉडी है, ठीक है। बॉडी का जो है वो एक करेक्टरिस्टिक एरिया है और हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इन द सब्सिक्वेंट सेक्टर इट इज़ यूजली टेकन एज लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर टू द फ्लो, आल्सो नाउन एज द प्रोजेक्टेड एरिया। तो हम कह सकते हैं कि जो लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया जो ऑफ द बॉडी का है वो परपेंडिकुलर होता है फ्लो से, और इसको हम जो है वो प्रोजेक्टेड एरिया भी कहते हैं। ये एज एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। द कंबाइंड टर्म रो वी स्क्वायर ओवर 2 इज कॉल्ड द डायनेमिक प्रेशर। आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास कौन सा होता है? डायनेमिक प्रेशर होता है। रो वी स्क्वायर ओवर 2 आप जो है वो मीटर में भी आपने ये पढ़ा था, ठीक है। नोट दैट द ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डायनेमिक प्रेशर एंड देयरफॉर द वेलोसिटी स्क्वायर। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 द ड्रैग फोर्स विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। ये आपने स्टूडेंट्स एज एमसीक्यूज देख लेना है। और द ड्रैग फोर्स कोएफिशिएंट CD जो है वो डिपेंड करती है शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो ड्रैग फोर्स CD है वो किस पे डिपेंड करती है? शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। एज एमसीक्यूज देखना है। और ये भी डिपेंड, ये इस पर भी डिपेंड करती है, रेनॉल्ड्स नंबर्स पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। कौन? CD। यानी कि ड्रैग कोएफिशिएंट एक तो डिपेंड करती है शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी और दूसरा हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर्स पर डिपेंड करती है एंड द रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस, ठीक है। और इन पे हमारे पास ये जो है डिपेंड करती है। और ये जो है वो इट कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर बॉडीज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अल्टीमेटली द ड्रैग कोएफिशिएंट विल टेकन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये स्टूडेंट्स आपकी जो है वो एक ड्रैग फोर्स इक्वेशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। ये आपने एज एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 80 है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। P प्लस आपके पास यहाँ पे 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किया आपने जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स आपने जो है वो इनकी डायमेंशंस को प्रूव करना होता है। आपने अच्छे तरीके से एज अ शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से आपने याद कर लेना। ईच टर्म हैज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी ऑफ वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी है। ये तमाम टर्म्स जो है हमारे पास या एनर्जी या वॉल्यूम है या फिर इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। अब ये जो चीज़ है आपको पता है हमारे पास क्या चीज़ है?
1/2 रो में के ई ऑफ बुल्क मोशन है, रो जी एच पी ई ऑफ लोकेशन है, और पी प्रेशर एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, ये आपने एज एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। एक आपके पास स्टूडेंट्स जो है वन मेथड ऑफ मेजरिंग इट इज़ टू यूज़ अ मानोमीटर टाइप वेंचर मीटर। ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से ये अपना क्वेश्चन करना है आपने एज अ लॉन्ग, क्योंकि आपके पास ये लॉन्ग के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये आपके पास जो स्टूडेंट्स गिवन होगी, ये इक्वेशन गिवन होगी और आपने जो है वो इसको खुद जो है वो सोल्व आउट करना होगा यहाँ से। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास, ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है आपने। ठीक है, और अगर आपको कोई मसला होगा तो आप खुद से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, 81 को देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल जो है वो गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमने इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स को निकालने हैं। ये आंसर्स निकालने हैं। ये आपके पास एक इक्वेशन है और ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने जो है वो इनको इनके तहत जो है वो इनको सोल्व आउट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो सोल्यूशंस भी गिवन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जो है वो शॉर्ट में देख लें, या फिर अगर वो एग्जामिनर पे बात होती है, अगर वो इन शॉर्ट को अगर लॉन्ग बनाना चाहे तो वो लॉन्ग भी बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से मस्ट आता है एक क्वेश्चन तो। ठीक है, और आपके पास वो एमसीक्यूज़ में भी दे सकता है। आपको इक्वेशंस देंगे, आपको जो है वो स्टेटमेंट देंगे और आपको कोई भी इनमें से कोई क्वेश्चन दे सकता है कि आप इसको सोल्व कर इसका जो है वो आंसर निकालें, तो वो आप जो है वो उसको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनके जो है ये क्वेश्चंस भी हैं और विद सोल्यूशन भी है, आप ठीक है देख सकते हैं। और एप्लीकेशन ज़्यादा बर्नौलीज इक्वेशंस में आप देख सकते हैं कि पॉइजनस इक्वेशंस, रेनॉल्ड्स नंबर जो हमने निकालना है 4, 5, 6 के जो है ये तमाम हमारे पास इनके आंसर्स हैं। ठीक है, जो आपके पास जो है वो 81 में आपके पास कुछ क्वेश्चन जो गिवन है उनके तमाम के जो है वो यहाँ पे आंसर्स गिवन है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। जी स्टूडेंट्स, आपके पास 81 में जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल्स में हम यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है कि फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है, हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन है, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग बाय सम लोकेशंस थ्रू एन एरिया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी किसी भी पीरियड टाइम के दौरान जो है वो हमारे पास फ्लूइड जो है वो पास आउट हो रहा हुआ किसी भी लोकेशंस के थ्रू, तो वो हमारे पास फ्लो रेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास Q = V, T = V/T है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास V जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और T जो है वो हमारे पास इलैप्स्ड टाइम है। ये एज एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपने याद कर लेना अच्छे तरीके से। ये जो चीज़ है आपने अच्छे तरीके से, ये फ्लो रेट का फार्मूला है और ये आपके पास इनको बताया वी क्या है, टी क्या है, और ये इसके पास आपके पास एक डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ठीक है, एज ए शॉर्ट एंड एमसीक्यूज। अब यहाँ पे आपको बताया हुआ कि ऐसा यूनिट क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा यूनिट हमारे पास फॉर फ्लो रेट के लिए क्या है, m³/सेकेंड। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना। बट नंबर ऑफ अदर यूनिट्स फॉर QA आर इन कॉमन यूज़। वो कहते हैं कि जब हम फ्लो रेट की बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास ऐसा फ्लो रेट में ऐसा यूनिट होता है मीटर/सेकेंड होता है, जबकि किसी दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स होता है फॉर क्यू के लिए वो कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया हुआ, जब अगर हम एक हार्ट की बात करते हैं जिसमें हमारे पास जो ब्लड पंप हो रहा होता है, किसी भी अडल्ट की बात करें तो कोई भी बालिग शख्स जो है वो उसके हार्ट की बात करें, वहाँ पे 5 लीटर जो है वो पर मिनट या फिर लीटर पर मिनट जो है वो हमारा जो ब्लड है पंप हो रहा है, तो नोट कर सकते हैं कि लीटर जो है वो L से नोट किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्यूबिक में हो या सेंटीमीटर क्यूबिक में हो, ये आपके कुछ यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं या वो आपने याद कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताते चलो, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके पास फ्लो रेट के हिसाब से है, ये फार्मूला हमारे पास पुट होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको आपने जो है वो गिवन होंगी चीज़ें और आपने अच्छे तरीके से कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये आप जो है वो एज ए शॉर्ट में और लॉन्ग के हिसाब से दोनों तरीके से कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपके पास जो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल्स है जो 82 का हिसाब से है, जो पॉइजनस ला होता क्या है हमारे पास एक्चुअली, ये द फ्लो ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। वो कहते हैं कि जो फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, सच एज जैसे कि रेडियस होगा, लेंथ हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, डेल पी यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि, और एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड वी एज पर देयर रिलेशनशिप। ठीक है, और पर पॉइजनस फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे
पास इसका फार्मूला स्टूडेंट्स, आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप जब कहते हैं कि हमारे पता नहीं MCQs कहाँ से आ गए हैं, कॉन्सेप्चुअली होते हैं, कॉन्सेप्ट आपके जो है वो हैंड आउट से ही होते हैं। यही चीज़ें होती हैं जो आपने अच्छे तरीके से करनी होती है, जो आप इनको इग्नोर कर देते हैं, आपने ये अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और हमारे पास गिवन है यहाँ पे, ये आपने कर लेनी है। आपके पास ब्लड विस्कोसिटी है और यहाँ पे हमारे पास रेडियस भी गिवन है। आपने जो है वो पॉइजन्स फार्मूला का जो ये फार्मूला, इनमें इन तमाम वैल्यूज़ को पुट आउट करना है और आपका जो है वो सोल्यूशन निकलेगा। बहुत ईजी जो है वो आपके पास एग्जाम्पल है। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो है वो बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 83 की तरफ, ठीक है जी। स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 83 हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास गिवन है। यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आइडेंटिफाई द वेरियस काइंड्स ऑफ, हमने यहाँ पे क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है मुख्तलिफ तरह की काइंड्स ऑफ फोर्सेज एंड मोमेंटम एक्टिंग होना कंट्रोल वाले में। हमने फोर्सेज और मोमेंटम की काइंड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है जो कि हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम पर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास है यूज़ कंट्रोल इन वॉल्यूम एनालिसिस टू डिटरमाइन द फोर्सेज एसोसिएटेड विद फ्लूइड फ्लो। हमने जो है कंट्रोल वॉल्यूम को इस्तेमाल करना होता है डिटरमाइन फोर्सेज के लिए, ठीक है। और जबकि तीसरी बात हमारे पास है कि यूज़ कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स, हमने जो है मूवमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए कंट्रोल वॉल्यूम यूज़ करना होता है काज बाय फ्लूइड फ्लो एंड द टॉर्क ट्रांसमिट। जो इसको मूवमेंट्स को डिटरमाइन करने का जो काज बनता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो फ्लूइड फ्लो है और दूसरा टॉर्क ट्रांसमिटेड है, जिसकी वजह से हमें मूवमेंट्स को डिटरमाइन करना होता है बाय कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है टॉपिक नंबर 84। यहाँ से स्टूडेंट्स न्यूटन्स लॉ, अब आपको पता है न्यूटन्स लॉ एक्चुअली होता क्या है। आपके पास अगर 3 तरह के लॉज हैं, एक फर्स्ट न्यूटन लॉ है, दूसरा सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है। अब फर्स्ट लॉ आपने यहाँ पे देखना है कि न्यूटन्स रिलेशंस बिटवीन मोशंस ऑफ बॉडीज़ एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट। यहाँ पे आपके पास इन लॉज में होता है कि एक्चुअली मोशंस ऑफ बॉडीज़ एंड फोर्सेज का जो है वो इनके दरमियान जो एक्ट हो रहा है उसके रिलेशंस को जो है वो शो आउट करवाना होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन motion remains in motion at the same velocity in a straight path when the net force acting on it is zero। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एज ए शॉर्ट लॉन्ग आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये आपको पता है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि आपके पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ए जो है वो इनवर्सली 1/m के तहत होता है। जब डायरेक्टली की बात होती है आपकी तो वो ए जो है वो ये वाली होती है, ठीक है। एक्सेलेरेशन जब डायरेक्टली फोर्स की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होती है। तो आपने ये अच्छी तरीके से कर लेनी है। आपको पता है आपके पास जो स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू है वो mv के इक्वल होता है। आप ये न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो ये भी कह सकते हैं। और आपके पास A जो है वो F इज इक्वल टू m में होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं A की जगह पे आप dv और dt भी पुट कर सकते हैं। आपके पास एज ए MCQs आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इनमें से वो कोई भी आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं। और इसका ये फार्मूला जो है ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना। और ये लीनियर मोमेंटम, और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ द बॉडी की डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम भी कहलाता है, ये मोमेंटम ऑफ द बॉडी की भी डेफिनेशन है। और जबकि हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स का फार्मूला है आपको पता है वो F इज इक्वल टू ma है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। आपको पता है एक्सेलरेशन को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/dv/dt, यानी कि ये हमारे पास वेलोसिटी में आ गया, ठीक है। तो यानी द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड जो है वो हम सेकंड लॉ ऑफ कहते सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो यही चीज़ें आपके पास जो है वो लीनियर मोमेंटम में चीज़ें हैं और यही आपके पास सेकंड लॉ में। तो मतलब ये एक दूसरे को जो सेकंड लॉ है वो रेफर करता है लीनियर मोमेंटम इक्वेशंस को, यानी दोनों की जो है वो सेम ही देखा जाए तो हमारे पास एक जो है वो फार्मूला है और सेम ही हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है MCQs। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 85 है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। अब द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओनली when the net force acting on it is zero। ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशंस है, आपने एज MCQs इसको देख लेना है अच्छे तरीके से। अब न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो एक्सप्रेस, वो कहते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो एक्सप्रेस करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ इज वो जो है एक्सप्रेस करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, जो कि इक्वल है हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये एक्सप्रेस करता है न्यूटन सेकंड लॉ को, ठीक है। ये अपने एज MCQs अच्छे तरीके से कर लेना। आपसे ये तमाम स्टेटमेंट दे सकते हैं ये वाली, ठीक है। और वो पूछ सकते हैं कौन सा न्यूटन लॉ है हमारे पास, तो सेकंड लॉ है, थर्ड है, या हमारे पास फर्स्ट हम कह सकते हैं सेकंड लॉ है, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एम जो है वो हमारे पास क्या होता है, जो है वो इनर्शिया एंड अल्फा, ठीक है। और एम जो है वो आपके पास इज़ द नेट मोमेंटम और टार्क अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने अच्छे तरीके से इनके जो है वो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एम यानी आई किसको रिप्रेजेंट करता है, ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एज एमसीक्यूज आपने देख लेना है। और आपको पता है एम इज इक्वल टू आई ए है, और ये आपने जो है वो इसको जो है ना मज़ीद एक्सप्रेस किया वो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, एम इज इक्वल टू आई ए आ जाए, या एम इज इक्वल टू ए की जगह हम जो है वो ओमेगा ओवर डी टी कर सकते हैं, ठीक है। और हम जो है पता है आई जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास डी इंटू आई ओमेगा बन जाएगा, और आई ओमेगा जो है वो हमारे पास एच के इक्वल। ये तमाम चीज़ें हमारे पास एम के इक्वल हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन का जो है वो फार्मूला है, तो जो आपके एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अगर हम जो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस देखते हैं तो हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल को देखते हैं स्टूडेंट्स। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, ये अपने अच्छे तरीके से देख लेना एज एमसीक्यूज एंड शॉर्ट, कि जब हमारे पास नेट जो है वो नेट टॉर्क जो है वो एक्टिंग में जो है वो वहाँ पर हमारे पास जब जीरो हो तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एंड दस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच सिस्टम इज कंजर्व, और ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सिस्टम कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। ये अपने देख लेना अच्छे तरीके से। और आपके पास जो है वो एक नेट टॉर्क है, आप देख सकते हैं एम इज इक्वल टू आई, वो ऊपर वाला ही फार्मूला है, जो कि अगर डी एच ओवर डी टी जब हम इस तक पहुँचेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या है हमारे पास, डी एच ओवर डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ये आपको मैं जो है वो बता चुकी हूँ एज एमसीक्यू, वो आपसे पूछ सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी किस चीज़ के इक्वल है, नेट टॉर्क फोर्स है, नेट टॉर्क एक्टिंग है, या कुछ भी पूछ सकते हैं तो आप कह सकते हैं नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, नेट टॉर्क के इक्वल है, ठीक है। ये एज एमसीक्यूज देख लेना। और इसके बाद हमारे पास एक चूजिंग कंट्रोल वॉल्यूम है। अ कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी सिलेक्टेड एज एनी आर्बिट्रेरी रीजन्स इन स्पेस थ्रू विच फ्लोर्स एंड इट्स बाउंड्री कंट्रोल सरफेस। आपने जो है वो स्टूडेंट्स कंट्रोल वॉल्यूम को अच्छे तरीके से कर लेना है। वो आपसे वो शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में पूछ सकता है कि कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच फ्लोर्स फ्लो एंड इट्स बाउंडिंग कंट्रोल सरफेस कैन बी फिक्स्ड मूविंग एंड इवन डिफॉर्मिंग ड्यूरिंग फ्लो। यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रोल वॉल्यूम है डिफॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग फ्लो में। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास जब कोई ड्यूरिंग फ्लो जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे वो क्या हो जाता है, डिफॉर्मिंग हो जाता है। ये एज एमसीक्यूज। अब मैनी फ्लो सिस्टम्स इन्वॉल्व स्टेशनरी हार्डवेयर फिक्स्ड फर्मली फिक्स्ड टू स्टेशनरी सरफेस। ये आपने इसका आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पास फ्लो सिस्टम पे एक इन्वॉल्व हो जाता है, स्टेशनरी हार्डवेयर हो जाता है। ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। और इन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वाली पार्ट ऑफ द कंट्रोल सरफेस मूव्स रिलेटिव टू अदर पार्ट्स। आपको पता है डिफॉर्मिंग में कंट्रोल वाले में हमारे पास क्या हो जाता है, जो कंट्रोल सरफेस के जो पार्ट्स हैं वो मूव्स कर जाते हैं जो उससे रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ, ठीक है। ये आपने देख लेना है। इसके बाद आपके पास जो है वो टॉपिक नंबर 86 है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ बॉडी फोर्सेस। ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से कर लेना। बॉडी फोर्सेस और सरफेस फोर्सेस का डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये एज अ शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। आपने जो है वो फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी फोर्सेस that act throughout the entire body of the control volume such as gravity, electric and magnetic और surface forces आपने देख लेनी है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये है कि द सम ऑफ फोर्स ऑफ बॉडी प्लस और फोर्स सरफेस इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स आ जाता है, ठीक है। द सम ऑफ फोर्स बॉडी प्लस फोर्स सरफेस इज इक्वल टू टोटल फोर्स का ये हमारे पास फार्मूला है। और आप जो है वो इसको आपने ये भी याद कर लेना है कि अगर हम फोर्स सरफेस जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स भी इसको कहते हैं और फोर्स बॉडी को जो है वो हम इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद जो है वो द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम इज कंपोज्ड ऑफ बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्स। आपको पता है कि जो टोटल फोर्स है वो पूछ सकते हैं आप जो है वो इस ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम पे आप जो है वो किसके कौन कौन सी चीज़ों के तहत कौन कौन सी फोर्स है जिनके तहत आप जो है वो कंपोज कर लेते हैं टोटल फोर्स को। तो आपको पता है बॉडी फोर्स और एक हमारे पास जो है वो बॉडी फोर्स है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो सरफेस फोर्स है।
क्लियर। इसके बाद एक चीज़ आपके पास और है, बॉडी फोर्स इज शोन ऑन अ डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। आपको पता होना चाहिए एज ए MCQs के बॉडी फोर्स जो है वो किसको शो करवाती है हमारे पास, डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट को, और जबकि हमारे पास सरफेस फोर्स है जो स्टूडेंट्स वो शो करवाती है डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट को। ये अपने एज MCQs अच्छे से कर लेना। अब एक और चीज़ है, द मोस्ट कॉमन बॉडी फोर्स इज दैट ऑफ ग्रेविटी। जो हमारे पास जो बॉडी फोर्स जो कॉमनली है, बहुत ज़्यादा कॉमनली है, वो कौन सी है स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रेविटी है। ठीक है। अब विच एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन एवरी डिफरेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। जो कि आपके पास ग्रेविटी, आपको पता है मोस्ट कॉमन फोर्स जो है हमारे पास बॉडी फोर्स वो ग्रेविटी है। और आपको पता है ग्रेविटी जो होती है हमारे पास ज़मीन की तरफ जो है वो होती है, यानी कि डाउनवर्ड होती है, एक्ट करती है। तो ये हमारे पास क्या है कि जो कि एक्सर्ट्स करती है डाउनवर्ड फोर्स ऑन एवरी डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, कौन सी, बॉडी फोर्स। ठीक है। अब इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट, हमारे पास क्या फार्मूला है, आपको पता है, आपके पास ये फार्मूला है ग्रेविटी का। ठीक है। ग्रेविटेशन फैक्टर इन कार्टेशियन में हमारे पास क्या है, ये वाला फार्मूला है। और टोटल बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से इन फार्मूलाज को याद कर लेना एज ए MCQs के लिए। ठीक है। ये आपके जो फार्मूलाज जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए MCQs, जो कि आपके तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको जो है वो टोटल फोर्स का जो है फार्मूला है एक्चुअली वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आपके पास सम ऑफ टोटल फोर्स, तो ऐसा जो टोटल फोर्स है जो हमारे पास क्या होती है, सम ऑफ ग्रेविटी यानी बॉडी फोर्स प्लस, और जो सरफेस फोर्सेज है उसमें तीन तरह की चीज़ें होती है स्टूडेंट्स। एक तो होती है प्रेशर, एक विस्कस, और दूसरा हमारे पास जो अदर फोर्सेज होती है उन सब से मिलकर हमारे पास सरफेस फोर्सेज बनता है। इन सब का फोर्स और हमारे पास बॉडी फोर्स को जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाता है। ये आपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके बाद टॉपिक नंबर 87 है हमारे पास, सरफेस फोर्सेज आर नॉट एज सिंपल टू एनालाइज सिंस दे कंसिस्ट ऑफ बोथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। वो कहते हैं हमारे पास जो सरफेस फोर्सेज है स्टूडेंट्स, ये एक मतलब सिंपल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कि जो कंसिस्ट होती है जो सरफेस फोर्सेज, वो दो जो है कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट होती है। वो एक तो हमारे पास जो होता है नॉर्मल, और दूसरा हमारे पास टेंजेंशियल। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स पर जो है ये मुश्तमिल होती है सरफेस फोर्सेज। आपने ये एज MCQ से याद कर लेना है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, आर कंपोज ऑफ प्रेशर होती है, जिसमें हम जो कि हमारे पास ऑलवेज एक्ट्स इनवर्टली नॉर्मल एंड विस्कस स्ट्रेस। ठीक है। ये अपने अच्छे तरीके से कर लेनी। और शेयर स्ट्रेस क्या होता है, कंपोज इंटायरली ऑफ विस्कस स्ट्रेस। ठीक है। कंपोज होती है ये विस्कस स्ट्रेस से। तो ये आपने इनका डिफरेंस एज ए शॉर्ट एंड MCQs याद कर लेना अच्छे तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे शॉर्ट में नहीं पूछी गई तो वो आपसे MCQs में मस्ट पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू इट्स वेट। जो आपके पास स्टूडेंट्स जो आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट, डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट फ्लूइड है, ये किसके इक्वल होता है, वेट की, जो कि आपके पास कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। और ये एक्सेस आर रोटेटेड सो दैट द ग्रेविटी वेक्टर्स एक्ट्स डाउनवर्ड इन द नेगेटिव जी डायरेक्शन। आपको पता है जो ग्रेविटी होती है आपके पास जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। ठीक है। जो कि आपके पास किस नेगेटिव होती है, जब आपको पता है डाउनवर्ड हो रही है तो मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब वो किस फॉर्म में हमारे पास जी डायरेक्शन में होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट्स, हमारे पास ये फार्मूला है। और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल सरफेस का हमारे पास स्टूडेंट्स ये फार्मूला, आपने ये भी अच्छे तरीके से इनको रट लेना है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास वही चीज़ है, दोबारा टोटल फोर्स का फार्मूला आ गया जो आपके पास ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ। टॉपिक नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेस ट्रांसफर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑन द राइट, टॉप एंड फ्रंट फोर्सेज फेसेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अ कॉमन सिम्प्लीफिकेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज टू सब्ट्रैक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वर्क विद गेज प्रेशर। जो वो कहते हैं कि जो कॉमनली अगर हम सिम्प्लीफिकेशन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ को, जब हम उनको सिम्प्लीफिकेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि जो सब्ट्रैक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वर्क विद गेज प्रेशर, और इसके तहत जो है वो हम इनको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, एज MCQ आपने देखना है ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट करती है ऑल डायरेक्शंस में, जो कि एंड इट्स इफेक्ट कैंसिल आउट इन एवरी डायरेक्शन। जो कि आपके पास जो इफेक्ट्स है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह मैं आपको जो है वो लेक्चर्स में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। आप जो है वो लेक्चर्स को जरूर वॉच कीजिएगा। इसका मतलब ये हो कि वी कैन आल्सो इग्नोर द प्रेशर फोर्सेस एट आउटलेट सेक्शंस। हम जो है वो कह सकते हैं, इनको इग्नोर कर सकते हैं कि प्रेशर फोर्सेस जो है वो आउटलेट सेक्शंस की तरफ है, और जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एट सबसोनिक वेलोसिटीज की तरफ है। ये आपने देख लेनी है एज MCQ चीज़ें हैं आपकी। और एक और चीज़ है CV जो है यानी कंट्रोल वॉल्यूम B इज़ मच ईजियर टू वर्क विद दैन CVA। वो कहते हैं आपके पास यहाँ पे एक पिक्चराइज दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास ये
सॉरी, यहाँ से जो है वो मेरे पास सी भी है और ये CVA है। वो कहते हैं कि जो CV है यानी कंट्रोल वॉल्यूम बी जो है वो ज़्यादा इजी है, इसका में ज़्यादा इजी वर्क होता है बनिस्बत किसके, कंट्रोल वॉल्यूम ए के। ये चीज़ बताई हुई है। और टॉपिक नंबर 89 है हमारे पास स्टूडेंट्स, द लीनियर मोमेंटम इक्वेशंस है स्टूडेंट्स, आपने ये भी अच्छे तरीके से देख लेना है। ये आपके पास लीनियर मोमेंटम एक्चुअली ये फार्मूला है हमारे पास, वेयर mv इज़ द लीनियर मोमेंटम, आपको पता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं नथिंग दैट बोथ द डेंसिटी एंड वेलोसिटी मे चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब वो पूछेंगे एज MCQ आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या हमारे पास जो डेंसिटी एंड वॉल्यूम है, सॉरी डेंसिटी एंड वेलोसिटी है, क्या वो चेंज होती है पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपने कहना नो, क्योंकि हमारे पास ये दोनों डेंसिटी एंड वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। और आपने जो है वो देख लेना है आगे। आप जानते हैं कि रो वी डी वी जो है वो इज़ द मोमेंटम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट डी वी विच हैज़ मैस पार्शियल एम एंड रो डी वी। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास आप देख सकते हैं कैन बी स्टेटेड एज अ, न्यूटन सेकंड लॉ का जो स्टेट है, द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। ये तो आपने पहले से भी आपको बता चुके, अच्छे तरीके से कर लेना। अब जस्ट स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एट रेस्ट और मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पे वो कहता है कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो रेस्ट या मूव्स की हालत में होंगे तो वहाँ पे जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, चाहे वो मूव कर रहे हो चाहे वो रेस्ट की हालत में हो, तो वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा या फिर इनिशियल रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। ये अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से कर लेना है। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट जो थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, इसको इन्होंने जो है वो जनरल फिक्स्ड वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम आपने इन्होंने जो है वो ड्राइव किया हुआ, ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि द मोमेंटम इक्वेशन इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट द फोर्सेज। आपको पता होना चाहिए एज MCQs कि आपके पास जो मोमेंटम इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, फोर्सेज को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि इंड्यूस्ड बाय द फ्लो होती है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो इन मोस्ट फ्लो सिस्टम द सम ऑफ फोर्सेज समेशन एफ कंसिस्टेंस ऑफ वेट्स प्रेशर फोर्सेज एंड रिएक्शन फोर्सेज गेज प्रेशर आर यूज्ड हियर सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसल्स आउट ऑन ऑल साइड्स ऑफ द कंट्रोल सरफेस। आपने देखना है कि मोस्ट फ्लो सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ये होती हैं चीज़ें, इनको आपने एज MCQ से अच्छे तरीके से कर लेना। स्पेशल केसेस स्टेडी फ्लो का फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है, ये स्टेडी फ्लो का है। और मैस फ्लो रेट और क्रॉस एंड इनलेट और आउटलेट जो है वो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये इनलेट और आउटलेट का जो मैस फ्लो रेट का जो है वो फार्मूला आपने ये भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन अ टिपिकल इंगेजिंग प्रॉब्लम द कंट्रोल वॉल्यूम में कंटेन मल्टीपल इनलेट्स एंड आउटलेट्स एट ईच इनलेट और आउटलेट वो डिफाइन द मैस फ्लो रेट एंड द एवरेज वेलोसिटी। आपको पता है जो इनलेट और आउटलेट जो है वो उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं मैस फ्लो रेट एंड द एवरेज वेलोसिटी के तहत, ठीक है। ये अपने एज MCQ से अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 90 की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है रिव्यू ऑफ रोटेशन मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम। द रोटेशन मोशन मोशन ड्यूरिंग विच ऑल पॉइंट्स इन द बॉडी मूव इन सर्कल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशंस। ये आपके पास रोटेशन मोशन की डेफिनेशन है, एज अ शॉर्ट एंड MCQs आपने कर लेनी है। आपको पता होना चाहिए रोटेशन मोशन जो है वो डिस्क्राइब करता है विद एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ, जिसमें जो कि हमारे पास क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। आपको ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए कि रोटेशन मोशन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ होती हैं, एक एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे इनकी थोड़ी सी डेरिवेशन दी हुई है, आपने ये भी अच्छे तरीके से कर लेनी। और आपको पता होना चाहिए ये आपके पास V इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड AT इज इक्वल टू आर अल्फा के इक्वल है, ठीक है। ये एज MCQs देख लेना। इसके बाद आपने जो है वो स्टूडेंट्स देखना है सेकंड लॉ रिक्वायर्स दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन टू काज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन को जो फोर्स एक्टिंग होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और द स्ट्रेंथ ऑफ द रोटेटिंग इफेक्ट की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ द रोटेटिंग बॉडी रोटेटिंग इफेक्ट कॉल्ड द मूवमेंट आर टार्क होता है, और इस जो कि प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एज MCQs आपने देख लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म। ये भी आपने एज MCQs देख लेना। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, M इज इक्वल टू आर एफ टी इज इक्वल टू आर एम ए टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा।
स्टूडेंट्स आपने मैग्नीट्यूड टार का फार्मूला देखना है। आई जो है वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आपको पता होना चाहिए रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ बॉडी आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि रोटेशन इनर्शिया ऑफ बॉडी है जो वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जो है वो डिपेंड ऑन करती है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एच इज इक्वल टू आई, आपने ये देख लेना है। आपके पास एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन का फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस आरएमपी है। ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से जो है वो इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है, और आपके पास डब्ल्यू शेफ्ट के जो फार्मूला है वो भी कर लेना है। शेफ्ट पावर क्या होता है, और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने, और शेफ्ट पावर का फार्मूला भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, टॉपिक नंबर 91 की तरफ पढ़ते हैं, द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। तो मैनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व द मोमेंटम ऑफ द लीनियर मोमेंटम समथिंग आपको जो चीज़ें करने वाली हैं प्रॉब्लम्स, कहते हैं कि सच प्रॉब्लम्स आर बेस्ट एनालाइज्ड बाय द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन आल्सो कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। कि हम जो है वो कुछ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम जो है वो बेस्ट एनालाइज कैसे कर सकते हैं, हम किन चीज़ों किन के जरिए जो है वो उनको एनालाइज कर सकते हैं, यानी सोल्व आउट कर सकते हैं इजीली। तो वो हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन जो है हम सोल्व कर सकते हैं वो इनके तहत कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन एंड के तहत कर सकते हैं, जो कि इसको हम जो है वो भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं। आपको एक और चीज़ बताते चलो, एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फ्लूइड डिवाइसेस कॉल्ड टर्बो मशीन्स। कि एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फ्लूइड डिवाइसेस होती है वो क्या होती है, कहलाती है टर्बो मशीन्स कहलाती है। ये आपने अच्छे तरीके से एग्जाम से कुछ देख लेना, जो कि इंक्लूड होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, टर्बाइंस एंड फैंस इज एनालाइज्ड बाय द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। ये स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स है अबाउट अ पॉइंट ओ इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ। यहाँ पे आपको जो है वो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम का फार्मूला मिलेगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम का फार्मूला ये है। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम एज अ सिस्टम हम देखते हैं तो ये हमारे पास है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो आपके पास ये फार्मूला है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम बाय द राइट हैंड रूल के तहत बस ये फार्मूलाज गिवन है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो डेरिवेशंस है, एक जनरल फार्मूला भी हमें गिवन है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताती चलूँ, ये कहाँ गया, कि एज अ शॉर्ट एंड सॉरी एज अ लॉन्ग जो क्वेश्चन आपने है ना इसको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूलेस भी आपके आ जाएंगे, और यहाँ पे आप जब इसका डेरिवेशंस करेंगे आपके पास यहाँ पे डेरिवेशंस निकलाएंगे, फिक्स्ड सीवी कंट्रोल वाले भी यानी कि निकलाएगा आपके पास। और बात चलती है द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग बी इन रेनॉल्ड्स ट्रांसफर थ्योरम बाय द एंगुलर मोमेंटम एच एंड बी बाय द एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास आर क्रॉस एफ। ये रिप्लेस कैसे हो रेनॉल्ड्स थ्योरम के तहत, और ये आपने इनको भी देख लेना एज ए एमसीक्यूज। एक रोटेटिंग लांच स्प्रिंकल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। ये एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके पास एक रोटेटिंग लांच स्प्रिंकल है, ये किसकी एग्जांपल, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन की, एंगुलर मोमेंटम की, या टार की, कुछ भी आपको दे सकते हैं पॉइंट्स। तो आपने जो है वो कहना है कि ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन की गुड एग्जाम्पल है। ठीक है, एक हमारे पास स्टेडी फ्लो का फार्मूला हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो ये स्टेडी फ्लो का फार्मूला आपने कर लेना है, जो कि इनलेट एंड आउटलेट में दिया हुआ है। द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द आउटगोइंग एंड इनकमिंग एंगुलर मोमेंटम फ्लो रेट्स। तो ये आपने देख लेना है कि जो नेट टॉर्क जो है वो किसका, ये डेफिनेशन के हिसाब से इसको आपने देख लेना है। ठीक है, एज ए शॉर्ट एंड एमसीक्यूज भी देख सकते हैं आप इसको। और स्केलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन जो है वो आपका स्केलर फॉर्म में आपके पास ये आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि अगर वो कहें कि आपके पास स्केलर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन कौन सी है, तो आपने जो है वो ये इसको टिक कर देना है। ठीक है, इनगोइंग एंड आउटगोइंग सॉरी इनकमिंग एंड आउटगोइंग में। ठीक है, इसके बाद टॉपिक नंबर 93 है फ्लो विद नो एक्सटर्नल मोमेंटम। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं नो एक्सटर्नल मोमेंटम्स जीरो इज इक्वल टू दिस। जब जहाँ पे आपके पास जो एक्सटर्नल मोमेंटम जो नो एक्सटर्नल मोमेंटम होगा वहाँ पे आपके पास ये इक्वेशंस होती है। अब दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एन एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल विच कैन बी स्टेटेड एज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मोमेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग एंगुलर मोमेंटम फ्लक्सेस। ये आपने जो है वो याद करना होगा कि जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं इन कंट्रोल वॉल्यूम के तहत, तो वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंस होता है हमारे पास इनकमिंग एंड आउटगोइंग एंगुलर मोमेंटम फ्लक्सेस का। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वो कहते हैं जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट है। द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द अबव इक्वेशन बिकम सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। कहते हैं कि द कंट्रोल वॉल्यूम इन द केस कैन बी ट्रीटेड एज अ सॉलिड बॉडी।
कि जो कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो इस केस में हमारे पास क्या कैसे ट्रीट करता है, सॉलिड बॉडी के तहत जो है वो ट्रीट करता है। ठीक है, ये आपके एक एमसीक्यूज है। विद द नेट टॉर्क की जब हम बात करते हैं, नेट टॉर्क ऑफ आपके पास जो है वो ये इक्वेशंस बन जाती है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ, कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्पेस व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट प्लानर रॉकेट इंस्पायर्ड। ये मतलब इतना नहीं है कुछ खास। आप रेडियल फ्लो डिवाइसेस की बात करते हैं। रेडियल फ्लो डिवाइसेस क्या है कि आपने अच्छे तरीके से कर लेना है एज अ शॉर्ट या फिर लॉन्ग, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो आपको एज अ शॉर्ट देता है या लॉन्ग के तहत देता है। ठीक है, आपने तो जो है वो खुद अच्छे तरीके से करना होगा कि रेडियल फ्लो डिवाइसेस क्या होती है। मैनी रोटेटिव फ्लो डिवाइसेस सच एज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड फैंस इन्वॉल्व फ्लो इन द रेडियल डायरेक्शंस नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो होगी रेडियल फ्लो डिवाइसेस की डेफिनेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद जो है वो कि आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है रेडियल फ्लो डिवाइसेस की डेफिनेशन। अब एक्सियल फ्लो क्या होता है हमारे पास, एक्सियल फ्लो डिवाइसेस आर इजीली एनालाइज्ड यूजिंग द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। कि एक्सियल फ्लो डिवाइसेस जो है वो एनालाइज्ड होता है किसको इस्तेमाल करते हुए, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो एक्सियल फ्लो डिवाइसेस को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। किसको इस्तेमाल करके, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन को एज अ डेफिनेशन एंड एज अ आपने जो है एमसीक्यूज अपने याद कर लें। रेडियल फ्लो डिवाइसेस इन्वॉल्व लार्ज चेंजेस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड एंड आर द बेस्ट एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। वो कहते हैं कि जो रेडियल फ्लो डिवाइसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है लार्ज चेंजेस इन एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस उसमें होते हैं एंगुलर मोमेंटम में और द फ्लूइड, और जो है वो ये हेल्प आउट करता है एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को एनालाइज करने में। ठीक है, ये एज एमसीक्यूज, ये थर्ड पॉइंट जो है वो आपने एज एमसीक्यूज याद कर लेना। ऊपर दोनों जो है वो आपने इनका डिफरेंस, रेडियल फ्लो डिवाइसेस एंड एक्सियल फ्लो डिवाइसेस का डिफरेंस याद कर लेना है, और ये आपके शॉर्टर एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन का फार्मूला भी वही चीज़ है, आप देख सकते हैं वही चीज़ है। टी शेफ्ट जो एलर्स टर्बाइन इक्वेशंस में जो टी शेफ्ट है हमारे पास ये है, इसको मज़ीद हमने जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह हो जाएगी, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो है वो फार्मूलाज निकल आएंगे। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। वो कहते हैं कि एनुअल कंट्रोल वॉल्यूम दैट इंक्लूजेस द इम्पेलर सेक्शन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप है हमारे पास ये। इसके बाद टॉपिक नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमने ऊपर जो जितने भी हमने टॉपिक्स रीड आउट किए हैं वो उनकी तमाम की जो है वो समरी यहाँ पे दी हुई है, वही चीज़ें हैं। टॉपिक नंबर 95 में देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस बैकग्राउंड क्या होता है। कि डायमेंशन एनालिसिस बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, In fact, very few problems involving real fluids can be solved by analytical analysis alone. जो हमारे पास real fluids जो है वो solve हो सकता है by analytical analysis में। ठीक है, और in general हम बात करें तो solution is obtained through the use of combination of analysis and experimental data. वो कहते हैं कि हमारे पास जो combination of analysis, combination of जो है वो analysis and experimental data का जो है वो, इससे जो है वो हम solution को obtain कर सकते हैं। ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हैं, किनको इस्तेमाल करते हुए, combination of analysis and experimental data को। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक द टू अचीव दिस गोल द कंसेप्ट ऑफ सिमिट्री इज ऑफ्टन यूज्ड टू शो दैट मेजरमेंट्स मेड ऑन वन सिस्टम लेबोरेटरी कैन बी बिहेवियर ऑफ द अदर सिस्टम आउटसाइड ऑफ लेबोरेटरी। आपके पास जो एक और चीज़ है, द लेबोरेटरी सिस्टम्स आर यूजली थॉट ऑफ एज मॉडल्स। जो लेबोरेटरी सिस्टम है हम उसको यूजली यूज़ करते हैं, उसको किस लिए यूज़ करते हैं हम मॉडल्स में। ठीक है, लेबोरेटरी सिस्टम को जो है हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स के लिए एंड आर यूज टू स्टडी द फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशंस में। ठीक है, ये आपने एज एमसीक्यूज देख लेना, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है। टॉपिक नंबर 96 में हमारे पास जो है वो आपने ये देख लेना है, जो एक मॉडल बनाया गया था डायमेंशन एनालिसिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया था शिप का। ये इसमें जो है वो हमारे पास रेंज ली थी, स्केल मॉडल जो लिया था हमारे पास वो क्या था 1:46.6 लिया था। और ये किसने किया था, हमारे पास एक US नेवी फ्लीट डिस्ट्रॉयर था। ठीक है, एलर्जन बर्कर क्लास उसने किया था, और इसने जो है वो लॉन्ग टोविंग लिए जो टैंक लिया था 100 मीटर लॉन्ग लिया था, और इसमें जो इसका मॉडल जो था 3.048 मीटर लॉन्ग था। इस टेस्ट को जो है वो 4 नंबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन डायमेंशनल पैरामीटर के तहत जो है वो इसका जो टेस्ट लिया गया था। ये आपने जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की ये आपने एज एमसीक्यूज देख लेनी। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास गिवन है, डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग डायमेंशन एंड डायमेंशन होमोजेनिटी इक्वेशंस और अंडरस्टैंड द नंबर्स। ये हम इतनी खास चीज़ें नहीं है। टॉपिक नंबर 97 में देखते हैं डायमेंशन हमारे पास क्या होता है। एक्चुअली अ मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इसका डायमेंशन यूनिट क्या है। ठीक है, ये हमने इन दोनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से याद कर लेना एज अ शॉर्ट एंड एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायमेंशन यूनिट, अगर शॉर्ट में नहीं तो वो आपसे एमसीक्यूज में मस्ट इसकी डेफिनेशन आ जाती है, और आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं डायमेंशन यूनिट्स, आपने जो टिक जो वही करना होता है जो आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है,
इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि देर आर 7 प्राइमरी डायमेंशंस। आपकी डायमेंशंस जो है यहाँ पर कितनी प्राइमरी डायमेंशंस है, 7 है। ये एज एमसीक्यूज देख लेना है। और इनको जो है प्राइमरी डायमेंशंस को हम फंडामेंटल भी कह सकते हैं या फिर बेसिक डायमेंशंस भी, यानी फंडामेंटल डायमेंशंस या फिर बेसिक डायमेंशंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये अपने एज एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर लेना। और वो कौन कौन सी डायमेंशंस है हमारे पास, प्राइमरी डायमेंशंस कौन कौन से, मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है। ये आपने जो है वो इनके नेम भी ज़बानी याद करने हैं। क्या पता वो आपसे शॉर्ट में पूछ ले कि आप प्राइमरी डायमेंशंस राइट करें, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो है वो देयर आर 7 प्राइमरी डायमेंशंस, और उनको हम फंडामेंटल डायमेंशंस भी कहते हैं, बेसिक डायमेंशंस भी कहते हैं, और वो कौन कौन से हम इनके नेम राइट कर देंगे, ठीक है। एज अ शॉर्ट एंड एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑल नॉन प्राइमरी डायमेंशंस कैन बी फाउंड बाय सम द कम्बिनेशन ऑफ द 7 प्राइमरी डायमेंशन। वो कहते हैं जितने भी बाकी तमाम नॉन प्राइमरी डायमेंशंस हैं वो भी जो है वो कम्बिनेशन ऑफ द 7 प्राइमरी डायमेंशंस को होता है। इसके बाद डायमेंशंस आप देख सकते हैं, आपके पास जो है वो डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाली हुई है इन्होंने। ये देख सकते हैं ये डायमेंशन ऑफ फोर्स है कि मैस, लेंथ ओवर टाइम का स्केल, यानी ml ओवर t का स्केल। ये आपने अच्छे तरीके से एज अ MCQs याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आपका ये बॉक्स है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ मीटर, वो जो है वो आपको डायमेंशन दे सकते हैं। और वो कहेंगे इसका सिंबल क्या है, लेट्स सपोज टाइम का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर का सिंबल क्या है, या फिर वो पूछें कि ऐसा यूनिट क्या है, या फिर आपसे वो इंग्लिश यूनिट में भी पूछ सकते हैं। आपने जो है वो हर लिहाज से इसका जो है वो आंसर याद कर लेना। अगर वो आपको सिंबल दे दें, वो कहें इसकी डायमेंशन क्या है, जैसे एल दे दे तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ हो गई, टी है तो उसका टाइम हो गया। इस तरह हमने जो है वो इनके नेम बताने हैं। ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं, इंग्लिश यूनिट, यानी कुछ भी वो हमें उलट करके दे सकते हैं। हमने जो है वो इनको हर तरीके से इनको याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ MCQs। इसके बाद टॉपिक नंबर 98 एंड 99 स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। और द बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और जो आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी डायमेंशंस, ईच टर्म हैज़ डायमेंशन m/t स्क्वायर ओवर l है, ठीक है। आप कह सकते हैं द बर्नौलीज इक्वेशन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन आर एडिटिव टर्म्स इंक्लूडिंग द कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशन नेमली दैट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ दिस। ये आपके पास स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हमारे पास ये दी हुई है, ये आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपके पास जो एग्जांपल गिवन है यहाँ पे 7.2, तो ये इसका आपके पास सॉल्यूशन है। ये आपने जो है प्रेशर का कांस्टेंट आपको सर पता आपको जो है वो बर्नौली इक्वेशन गिवन है, उनकी आपने डायमेंशन करनी। P है प्रेशर है m/t स्क्वायर l, 1/ρv स्क्वायर है, इसका भी m/t स्क्वायर l, और P ρg है, इसका भी m/t स्क्वायर l। आपकी सेम डायमेंशन निकलती है। आपने इसको मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से इसको करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो एग्जाम्पल है। लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग के हिसाब से आप करें या शॉर्ट के हिसाब से करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं प्राइमरी डायमेंशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, यानी कांस्टेंट है, इन तमाम की सेम आई भी है ना, तो m/t स्क्वायर, तो ये c इज इक्वल टू m/t स्क्वायर आ गया। इसके बाद टॉपिक नंबर 100 है स्टूडेंट्स, नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 1 है कि इफ़ द नॉन डायमेंशनल टर्म्स इन द इक्वेशन आर ऑफ ऑर्डर यूनिटी द इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड। आपने नॉर्मलाइज्ड की डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लेनी है। आप एक आपके पास MCQs बनता है कि ईच टर्म इन नॉन डायमेंशनल इक्वेशन इज डायमेंशनलेस, कि तमाम नॉन डायमेंशनल इक्वेशन है उनकी डायमेंशन जो है वो नहीं होती, ठीक है, डायमेंशन लेस होते हैं। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास, और इंस्पेक्शनल एनालिसिस क्या होती हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके बाद टॉपिक नंबर 101 है लॉन्ग और शॉर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 2। अब आपके पास आपको फार्मूला तो पता है कि आपके पास P प्लस 1/2 ρv स्क्वायर प्लस ρg है, जो ρg इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी C है। जब हम इसको नॉन डायमेंशनलाइजेशन बनाएंगे तो हमने क्या करना है, इसको स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने जो है वो प्रेशर इन्फिनिटी से जो है वो डिवाइड कर देना है तमाम। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इनकी जो वैल्यू निकलेगी 1 यानी कि यूनिटी में निकलेगी, ठीक है, ये आपके पास है। और इसके बाद आपने ये तमाम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से निकलती है, आपके पास डायमेंशनल रिजल्ट निकलता है। ये आपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, ठीक है, खुद से कर लेंगे। अब यहाँ पे एक जो अंडरलाइन किया हुआ नॉन डायमेंशनलाइजेशन फॉर्म ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन इज फॉर्म बाय डिवाइडिंग ईच एडिटिव टर्म बाय एट प्रेशर। आप देख सकते हैं ईच रिजल्टिंग टर्म डायमेंशन ऑफ 1 यानी यूनिटी। ये वही बात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ।
इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉलिंग इन अ वैक्यूम वर्टिकल वेलोसिटी इज ड्रॉन पॉजिटिवली। आपको पता होना चाहिए जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा होता है इन अ वैक्यूम में तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो ड्रॉन होगी पॉजिटिवली, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होगा वैक्यूम में तो वर्टिकल वेलोसिटी जो हमारे पास क्या हो जाएगी, ड्रॉन हो जाएगी यानी पॉजिटिवली, तो यानी कि W लेस देन हो जाएगा हमारे पास 0 फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के तहत जो है वो हमारे पास W लेस देन हो जाएगा 0 से। तो हमारे पास जो है वो ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 3, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ दैट चेंज और वेरी इन द प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए जो डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं प्रॉब्लम्स में, ठीक है। वेरी का मतलब भी होता है बदल जाने यानी चेंज होना। अब आप जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं, Z डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड T डायमेंशन ऑफ टी, ये जो है वो आपके पास प्रॉब्लम में जो है वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ये आपके पास डायमेंशन वेरिएबल्स जो है वो MCQs बनता है। यहाँ से भी आपका एक नॉन डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में आप देख सकते हैं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपका बनता है, क्वांटिटीज़ दैट चेंज और वेरी इन द प्रॉब्लम। जो क्वांटिटीज़ हैं जो वो चेंज हो जाती हैं आपके प्रॉब्लम में। जी स्टूडेंट्स, आपके पास एक MCQs बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटिटीज़ जो है वो चेंज होती हैं इन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाली जो है वो पढ़ रही पॉइंट कि चेंज होते बट हैव नो डायमेंशन। क्वांटिटी चेंज तो हो जाएंगी बट उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं हो, वहाँ पे जो है वो डायमेंशंस नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल ऑफ रोटेशन मेड इन डिग्रीज आर रेडियस विच आर डायमेंशनलेस यूनिट्स, ये आपके पास डायमेंशन यूनिट्स हैं। क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी बट डायमेंशंस वहाँ पर नहीं होगी, यानी ये वो डायमेंशन लेस यूनिट्स होंगे। अब आपके पास ये MCQs अगर वो आपको दे दें, एंगल ऑफ रोटेशन दे दें कि क्या ये हमारे पास डायमेंशनल नॉन डायमेंशनल है या डायमेंशनल है, तो आप क्या कहेंगे, ये डायमेंशनल लेस यूनिट्स है, ठीक है। इसके बाद डायमेंशनल कांस्टेंट है, पैरामीटर्स है, प्योर कांस्टेंट है। प्योर कांस्टेंट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो है वो लॉन्ग भी है और ये शॉर्ट भी है, तो आपने इसको कर लेना अच्छे तरीके से। इनका डिफरेंस है ये मैं आपको जो है वो लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा चुकी हूँ। आप अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे लेक्चर्स को व्यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 103 है स्टूडेंट्स, स्केलिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। वी नीड टू सेलेक्ट स्केलिंग पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द प्राइमरी डायमेंशंस कंटेंट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। जब हम जो है वो प्राइमरी डायमेंशंस को जो स्केलिंग पैरामीटर्स हैं इनको हम जो है वो हमें इनकी ज़रूरत होती है प्राइमरी डायमेंशंस जहाँ पे जो है वो हमने कंटेन करना होता है ओरिजिनल इक्वेशंस में। ये अपने अच्छे तरीके से एक आपका MCQs भी है और ये जो है स्टूडेंट्स नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 4 है, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। प्राइमरी डायमेंशंस ऑफ ऑल पैरामीटर्स, तमाम पैरामीटर्स की जो प्राइमरी डायमेंशंस हमारे पास ये हैं, ठीक है। नॉन डायमेंशनलाइजेशन वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, Z स्टैटिक इज इक्वल टू ये है, T स्टैटिक इज इक्वल टू, यानी ये नॉन डायमेंशंस को स्टैटिक जो है वो नॉन डायमेंशंस को शो आउट करवाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये तमाम ये याद कर लेना है, ये तमाम डेरिवेटिव्स हैं, आपने जो है वो कैलकुलेशन ये कर ले रही है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए फ्रॉड नंबर्स का फार्मूला क्या होता है, W0/GZ0 अंडर रूट, ये ऐसा MCQ अच्छे तरीके से कर लेना है। अब इन अ टिपिकल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं कि द स्केलिंग पैरामीटर्स यूजली इंक्लूड अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ L, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी V एंड रेफरेंस प्रेशर डिफरेंस P0 माइनस P इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये आपने जो है वो टिपिकल फ्लूइड फ्लो आपको जो है वो तमाम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये वाली तमाम ये जितनी भी स्टेटमेंट है ये देंगे, आपने जो है वो बताना है किस में होता है, तो आप कह सकते हैं टिपिकल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम में होता है। इसके बाद अदर पैरामीटर्स की बात करें एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंटर द प्रॉब्लम एज वेल, ये भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है। द फ्रॉड नंबर इज इंपॉर्टेंट इन फ्री सरफेस फ्लोज सच एज फ्लो इन ओपन चैनल्स, वो कहते हैं कि जो फ्रॉड नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्री सरफेस फ्लोज में, जो जैसे कि हमारे पास फ्लो इन ओपन चैनल्स है, ये अपने एस MCQs देख लेना है। और हेयर इज अ फ्लो थ्रू अ स्लोएस्ट गेट, ये देख लेना है। अगर आप दो फ्रॉड नंबर की बात हो रही है तो आपके पास इस तरह दो फार्मूलाज आ जाएंगे, यानी नॉट की जगह पे आप 1 और 2 पुट कर सकते हैं। इसके बाद नॉन डायमेंशनलाइजेशन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला फार्मूला है एक, और एक ये वाला है, आपने ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और टॉपिक नंबर 104 जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको लेक्चर्स में भी समझाई थी कि रिलेशनशिप्स बिटवीन की पैरामीटर्स इन द प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड, जो हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन की पैरामीटर्स में जो है वो रिलेशनशिप वो हमारे पास प्रॉब्लम में क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास ये जो चीज़ पॉइंट है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन अ नॉन डायमेंशनल, जो हमारे पास पैरामीटर्स के जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो जो है वो लेस देन होते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द ओरिजिनल इक्वेशन से, ठीक है। ये आपने इनका डिफरेंस अच्छे तरीके से MCQs कर लेना है। इसके बाद ये वाले इक्वेशन जो है आपके पास एग्जाम्पल है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और टॉपिक नंबर 105 की तरफ हम बढ़ते हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है आपके पास है स्टूडेंट्स।
ठीक है, वो आपको जो है वो ये अगर आंसर दे सकते हैं, आपको इस तरह दे सकते हैं, आपने जो है वो बताना है कि इज़ इट करेक्ट या रॉन्ग। तो आप जब सोल्व करके देखेंगे जो करेक्ट होगा आपने उस पर जो है वो कर देना है। या ऐसे भी दे सकते हैं जैसे आपके पास जो टी है ये आपके पास नियरली इक्वल टू 2.75 है, तो आप बताएं कि ये इज़ इट करेक्ट या इज़ इट रॉन्ग। या फिर आपके पास जो है वो एक स्टेटमेंट दे देंगे और बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे, वो 4 जो है वो आपके पास उसके जो है वो दिए होंगे, आपने जो है वो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लें। टॉपिक नंबर 1076 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो इन जनरली हम बात करते हैं वही चीज़ें ऊपर जो मैंने पढ़ाई थी आपको वही चीज़ें हैं। यहाँ से हम जो है वो देखते हैं कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन, यहाँ से जो है वो मैं देखती हूँ नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रोड्यूसर 4 डायमेंशनल पैरामीटर्स। जो नॉन डायमेंशनल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो है जो वो प्रोड्यूस करती है 4 डायमेंशनलेस पैरामीटर्स को प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सा? रेनॉल्ड्स, फ्रॉड, स्ट्रोहल एंड अनर। ये आपने याद करने के डायमेंशनलेस पैरामीटर्स जो है वो 4 प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास ये वाले आपने नाम अच्छे तरीके से कर लेना एज ए शॉर्ट एंड MCQs। ठीक है, टॉपिक नंबर 107 की तरफ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें बयान हुई है, एक मॉडल और प्रोटोटाइप। ठीक है, जब हम एक टेस्ट यानी एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो मॉडल स्केल यूज़ करते हैं, और जब हम कोई ओरिजिनल चीज़ बनाते हैं उसके लिए जो है वो हम फुल स्केल प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने MCQs के तहत देख लेना है। इन सच केसेस केयर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपरली स्केल द रिजल्ट्स वी इंट्रोड्यूस हियर अ पावरफुल टेक्निकल कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। जो अब इन दोनों को जब हम यूज़ करते हैं, ये दोनों स्किल्स जो हमारे पास प्रॉपर्ली यूज़ होते हैं, तो हम इनको जो है वो कह सकते हैं ये डायमेंशनल एनालिसिस है। अब यहाँ पे 3 प्राइमरी पर्पस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है कि आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं तीनों पॉइंट्स, और इसमें से आपके MCQs भी बन सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम देख लें देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशंस। अब यहाँ पे 3 नेसेसरी कंडीशंस है सिमिलर बिटवीन मॉडल एंड अ प्रोटोटाइप। अब मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस वो कौन सी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जो है वो मॉडल को बनाने के लिए या प्रोटोटाइप को बनाने के लिए। तो वो 3 कौन कौन सी? एक ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी एंड डायनेमिक सिमिलरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपके कुछ MCQs भी बन सकते हैं। ठीक है, आपने जो है वो दोनों तरीके से कर लेना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 108 है हमारे पास स्टूडेंट्स, द स्पीड इन द मॉडल फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू दैट एट कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस इन द प्रोटोटाइप फ्लो एंड पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। ये आपका एक MCQs बन रहा है यहाँ से। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जनरल हम बात करते हैं, जनरल फ्लो फील्ड के बात करते हैं। कंप्लीट सिमिलरिटी बिटवीन अ मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक सिमिलरिटी। आपको पता है कोई भी आपके पास मॉडल या प्रोटोटाइप जो है वो जब कंप्लीट होता है वो उसके लिए जो होती है कंप्लीट हमें सिमिलरिटीज़ चाहिए होती हैं। उनके बगैर जो है ना वो मॉडल बन सकता है ना प्रोटोटाइप बन सकता है। किसी एक की भी मिस होने से ना वो मॉडल तैयार होगा ना प्रोटोटाइप बना सकें। वो कौन कौन सी सिमिलरिटी है? ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी एंड डायनेमिक सिमिलरिटी। ठीक है, ये अपने अच्छे तरीके से कर लेना। अब एक और चीज़ आपके पास एज MCQs है ग्रीक लेटर पाई। अब ग्रीक लेटर पाई जो है वो डिनोट है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स। अब ये आपका MCQs है कि ग्रीक लेटर पाई जो है यानी कि वो क्या आपके पास नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी एक और चीज़ है कि जनरल डायमेंशन एनालिसिस प्रॉब्लम में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास देयर इज़ 1 पाई दैट वी कॉल द डिपेंडेंट। आपके पास अगर एक पाई है तो वो उसको हम कह सकते हैं ये डिपेंडेंट पाई है। ठीक है, और गिविंग इट दैट नोटेशन पाई 1। ज़रा बात एक पाई है तो यानी पाई 1 करेंगे, अगर 2 पाई है तो पाई 2 करेंगे, इस तरह होता है ना। तो हम जो है वो गिविंग इट द नोटेशन पाई 1 करेंगे। द पैरामीटर्स पाई 1 इज द जनरल फंक्शन ऑफ सेवरल अदर्स पाइज विच वी कॉल इंडिपेंडेंट पाइज। ज़रा बात है जितने हमारे पास पाई की बात करेंगे हमारे पास वो क्या हो जाएगी, हम उनको इंडिपेंडेंट पाइज भी कह सकते हैं। एक यहाँ पे आपको एक बात पता चल, जब ग्रीक लेटर पाई की बात करते हैं तो वो हमारे पास नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स हैं, जबकि अगर हम इन जनरल डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास पाई क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये MCQs है आपके यहाँ पे 2-3। और इसके बाद जो है वो आप देख सकती हैं द पाई ग्रुप्स मस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। आप कह सकते हैं ये एक MCQs बनता है कि द मॉडल एंड प्रोटोटाइप मस्ट बी ज्योमेट्रिकली सिमिलर। आपको जो ज्योमेट्रिकली जो सिमिलर चाहिए होते हैं, और एंड आर इंडिपेंडेंट पाई ग्रुप्स मस्ट मैच बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। ठीक है, ये अपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और रिनॉल्ड्स नंबर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है वहाँ पे आपको पता है द रेशियो ऑफ डेंसिटी, कैरेक्टरिस्टिक स्पीड एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ टू विस्कोसिटी इज कॉल्ड रिनॉल्ड नंबर्स है। RE से जो हम डिनोट करते हैं जिसको इट इज़ द रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पीड एंड लेंथ टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिफाइंड एज V इज इक्वल टू रो ओवर V इज इक्वल टू यूज ओवर वी ओवर रो। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से फार्मूला करना। तो रिनॉल्ड नंबर इज द मोस्ट वेल नोन एंड यूजफुल डायमेंशनलेस पैरामीटर्स इन ऑल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स।
इसके बाद टॉपिक नंबर 109 की तरफ देखते हैं। अ ड्रैग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड इन अ विंड टनल टू मेजर द एरोडायनेमिक ड्रैग ऑफ अ बॉडी। एक जो ड्रैग बैलेंस है, जो ड्रैग बैलेंस इज अ डिवाइस में जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं विंड ट्यूनर टू मेजर द, विंड ट्यूनर को जो हम यूज़ करते हैं मेजर द एरोडायनेमिक ड्रैग ऑफ अ बॉडी, यानी हम जो है वो एरोडायनेमिक ड्रैग ऑफ अ बॉडी को जो है वो मेजर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यूज़ है और आपको पता होना चाहिए ड्रैग फोर्स क्या होती है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास, जैसे हमारे पास हमारे पास जो है वो गाड़ी इस साइड पे मूव कर रही है, जबकि जो फोर्स हमारे पास इस साइड पे मूव करेगी वो हमारे पास यानी अपोजिट होगी, तो वो हमारे पास जो है वो FD हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती चलूँ, ये आपके पास स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है एंड ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। टॉपिक नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। डायमेंशन एनालिसिस एंड सिमिलरिटीज़, आपके पास वही पीछे जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं वही है। ये आपके पास फार्मूला है बर्नौल्स इक्वेशन का, आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास एक ये चीज़ है, सॉरी ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेना, मैं ऊपर भी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और एक और चीज़ है ये बी इक्वेशंस के लिए, ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको पता चले वी नीड टू सेलेक्ट स्केलिंग पैरामीटर्स फॉर दिस एग्जांपल सेलेक्ट एल यू नॉट रो नॉट, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और नेचर ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, ड्रैग ऑन स्फीयर बात करते हैं। अच्छा, ड्रैग डिपेंड्स करती है 4 पैरामीटर्स पर, आपको ये एक एमसीक्यूज बनता है आपके पास यहाँ से कि ड्रैग डिपेंड करती है कितने पैरामीटर्स पर, 4 पैरामीटर्स। कौन कौन से, ये आपके पास शॉर्ट भी बनता है एमसीक्यूज भी, स्फीयर साइज यानी डी से, और स्पीड वी, फ्लूइड डेंसिटी रो एंड फ्लूइड विस्कोसिटी यू। ठीक है, इसके बाद आपके पास ड्रैग ऑन अ स्फीयर जो आपके पास एक यहाँ पे एक फार्मूला ये बनता है, आप कह सकते हैं ओनली 1 डिपेंडेंट एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इजी टू सेटअप एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन डिपेंडेंसी, इजी टू प्रेजेंट रिजल्ट 1 रॉ। इसके बाद टॉपिक नंबर 111 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, फॉर अ ड्रैग ऑन अ स्फीयर एफ बी डी रो यू एंड एन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी आपको पता है यहाँ पे हमारे पास फॉर ड्रैग ऑन अ स्फीयर में हमारे पास ये 4 पैरामीटर्स यूज हो, सॉरी 5 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब जो है वो हम कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू 5 है। अब अगर सिलेक्ट सेट ऑफ फंडामेंटल प्राइमरी डायमेंशंस की बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पर एम के जी एल एम टी सेकेंड है, तो फॉर ड्रैग ऑन अ स्फीयर चूज एम एल टी यूज़ होगा। ठीक है, हमने जो है वो जब ड्रैग चूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपकी कुछ यहाँ से जो है वो एमसीक्यूज निकलते हैं। एफ जो है वो क्या है, एम एल टी स्केयर, वी जो है वो एल ओवर टी, डी जो है एल है रो एम ओवर एल क्यू, एंड यू जो है वो हमारे पास एम ओवर एल टी है। ठीक है, ये देख लेना है पाई 1 के हिसाब से, आपने जो है वो इनको एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, ये स्टूडेंट सारी जो चीज़ें करने वाली हैं आपके। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, ये शॉर्ट में अगर आपसे पूछ लें या लॉन्ग में आपसे जो है वो कुछ नाम्स दे दें, या वो कह दें कि सिग्निफिकेंट डायमेंशनलेस ग्रुप्स इन फ्लूइड में, कहने से आपने जो है वो ये नेम भी याद कर लेने। आपके पास जो रेनॉल्ड नंबर्स है आपके पास जो है वो इसका फार्मूला ये है, मैक नंबर जो है ये है, फॉर्ड नंबर ये है आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने वेबर नंबर आपके पास ये फार्मूला है, अलर नंबर आपके पास ये फार्मूला है, और कैविटेशन फार्मूला आपके पास इसका ये है। आपने इनके नेम्स एंड इनके फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अगर आपसे शॉर्ट लॉन्ग में नहीं पूछा तो एमसीक्यूज में जो है वो मस्ट आ जाते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 112 की तरफ हम बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लाइफ इज इक्वल टू एम ए है, और वही तमाम समरीज गिवन है हमारे पास। टॉपिक नंबर 113 की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास डी बी इज स्मॉल इनफ टू बी कंसिडर इन्फिनिटेसिमल बट लार्ज इनफ टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर कंटिन्यूम। इसमें मतलब इतना खास कुछ नहीं है। टॉपिक नंबर 114 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो है वो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजिंग टेलर सीरीज को देखते हुए हमारे पास जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको उसको सॉल्व आउट कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको जो है वो इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक नंबर 115 है, आप यहाँ से जो है वो डेल्टा आप देख सकते हैं। ठीक है, डेल ऑपरेटर इन वेक्टर कैलकुलस इज डिफाइंड एज, जो हम जो है वो डेल ऑपरेटर में हम वेक्टर को जो वेक्टर कैलकुलस में जो है वो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये फार्मूला गिवन है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आगे इसकी जो है वो कुछ डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव्स भी जो है वो कुछ की हुई है, आप इनको जो है वो सोल्व आउट कीजिएगा। और ये जो चीज़ है आप स्टूडेंट्स, ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। सिंपली वे ऑफ राइटिंग द टोटल डेरिवेटिव्स इज एज फॉलोज, जो हमने टोटल डेरिवेटिव जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। अब अबव इक्वेशन में डी रो ओवर डी टी जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी रो ओवर डी टी एंड डी रो ओवर डी टी ये है द सेम मीनिंग है, ठीक है, यानी चाहे स्मॉल डी आ जाए चाहे कैपिटल डी की बात है तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा, सेम मीनिंग्स रखता है। जबकि ये सिर्फ शो इसलिए हमने स्मॉल डी और कैपिटल डी यहाँ पे पुट किया है कि फिजिकल मीनिंग को जानते हुए कि मतलब कंसिस्टेंस ऑफ द लोकल डेरिवेटिव्स एंड द कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। जो हमारे पास स्मॉल डी और रो ओवर डी टी जो है ये हमारे पास लोकल डेरिवेटिव है, जबकि कैपिटल डी रो ओवर डी टी जो है ये हमारे पास कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है। ये आपने इनके नेम्स याद कर लेना है, आपके एमसीक्यूज में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आप डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या था डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी का, ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है। एज अ शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आप देख लेंगे अगर एमसीक्यूज में भी के हमारे से भी आपकी जो है वो होगा इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आपने moving control volume used for the physical interpretation of the divergence of velocity volumes swept by the elements and ये अच्छा ये जो चीज़ है ना आपने ये भी अच्छे तरीके से इसका फार्मूला याद कर लेना है। आपके पास जो स्वेप्ट वॉल्यूम है इसका ये फार्मूला है ये, ठीक है जी, वॉल्यूम स्वेप्ट है, ठीक है। वॉल्यूम स्वेप्ट का आपका जो पास जो है ये एक ये फार्मूला है और ये भी जो है वो आपके पास इस तरह ये डेरिवेटिव करके इन्होंने जो है वो इसको सोल्व आउट किया हुआ है। और अब देख सकते हैं नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ, डाइवर्जेंस ऑफ वी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइवर्जेंस वी जो है वी है ये आपने एज आ एमसीक्यूज कर लेना है कि द डाइवर्जेंस ऑफ वी जो है वो क्या होता है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ वी, ठीक है। इसके बाद कंसीडर द सी वी फिक्सड इन स्पेस। अगर हम कंसीडर करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो फिक्स स्पेस में है तो अनलाइक द अर्लियर केस द शेप एंड साइज ऑफ सी वी आर द सेम ऑल टाइम। जो हमारे पास शेप और साइज भी होंगी कंट्रोल वॉल्यूम के तहत वो भी हमारे तमाम टाइम्स वो जो है वो सेम होंगी। अगर द कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी स्टेटेड एज की बात करते हैं तो the rate of outflow of mass from CV through surface S is equal to time rate of the decrease of mass inside the CV। ये भी आपने एज एमसीक्यूज देख लेना स्टूडेंट्स। ये कुछ चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं, नोट कर देखें। आपके पास जो डी एस एरो है बाय कन्वेंशन इज ऑलवेज पॉइंटिंग आउटवर्ड, देयरफॉर वी डॉट डी एस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द सरफेस एलिमेंट्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास टॉपिक नंबर 117 है, यहाँ से मतलब इतना कुछ खास नहीं है। टॉपिक नंबर 118 की तरफ देखें, एज अ एयर फ्लो इंड्यूस्ड बाय अ टोर्नेडो कैन नॉट बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली। कि आपने जो है वो इसको एज एमसीक्यूज देख लेना है। वी ड्रा द फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मोशन, शो हाउ टू सॉल्व द सम ऑफ सिंपल फ्लोज। मतलब और कुछ नहीं है जो मैंने अंडरलाइन किया, ये आपने एज एमसीक्यूज देख लेनी है चीज़। एक और चीज़ है obtain एनालिटिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सिंपल फ्लो फील्ड्स। ये आपके पास एक जो है वो एमसीक्यूज है कि अगर हम एनालिटिकल सोल्यूशंस की बात करते हैं ऑफ द इक्वेशंस में ऑफ मोशन, वो किसके लिए होती है, सिंपल फ्लो फील्ड्स के लिए होती है, ठीक है। ये आपका एक एमसीक्यूज बनता है। डिफरेंशियल एनालिसिस ऑन द अदर हैंड बात करते हैं कि इन्वॉल्व्स एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड मोशन टू एनी एंड एवरी पॉइंट इन द फ्लो फील्ड ओवर अ रीजन कॉल्ड द फ्लो डोमेन। ये आपने कर लेना है। और एक बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेरिएबल्स मस्ट बी स्पेसिफाइड एट ऑल बाउंड्रीज ऑफ द फ्लो डोमेन, इंक्लूड होता है हमारे पास इनलेट्स आउटलेट्स एंड फॉल्स, ठीक है। ये अपने एमसीक्यूज है आपका पास। और इन द इफ द फ्लो इज अनस्टेडी, अगर फ्लो हमारे पास अनस्टेडी है, वी मस्ट मार्क आवर सोल्यूशन अलोंग इन टाइम्स एज द फ्लो फील्ड चेंजेस। ये आपके कुछ एमसीक्यूज यहाँ से बन रहे हैं, ये आपने देख लेना है। कंजर्वेशन ऑफ मास, इट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पास्ट पेपर में भी आ चुका है आपके पास, ठीक है। ये आपने जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम आपके पास ये बनता है, आपने कर लेना। द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ मास विच मास फ्लोज इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस द रेट एट विच मास और फ्लोज आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो आपके पास फार्मूला गिवन है स्टूडेंट्स की, इसको इसने इन्होंने जो है वो इन वर्ड्स में लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स डाइवर्जेंस थ्योरम आपके पास एक फार्मूला है, ये भी आपने अच्छे तरीके से डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फार्मूला हमारे पास ये है,
क्वांटिटी इक्वेशन का फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास ये है, आपने जो है वो अच्छे तरीके से इनको रीड आउट कर लेना। आपको पता है इक्वेशन जो ये इक्वेशन है जो हमारे पास ये क्या है, कंप्रेसिबल फॉर्म में है ऑफ द क्वांटिटी इक्वेशन, जबकि हमारे पास जो है वी हैव नॉट अज्यूम्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और यहाँ पे जो है वो हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो को। इट इज़ वैलिड एट एनी पॉइंट इन द फ्लो डोमेन, ठीक है। इसके बाद टॉपिक नंबर 120 है, आप देख सकते हैं, स्मॉल बॉक्स शेप कंट्रोल वॉल्यूम सेंटर्ड एट पॉइंट पी इज यूज फॉर डेरिवेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, द रेड डॉट्स इंक्लूड द सेंटर ऑफ ईच फेस। और ये जो जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे देखते जाइए, आई थिंक 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एज अ MCQs के हवाले से। सेंटर ऑफ राइट फेस की बात करें, सेंटर ऑफ लेफ्ट फेस की बात करें, सेंटर ऑफ फ्रंट फेस या रेयर फेस या टॉप फेस या फिर बॉटम फेस की बात करें, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको रट लेना है। ये मैंने अच्छा जो कलर्स भी किया हुआ ना, ये राइट फेस और लेफ्ट फेस में थोड़ा सा फ़र्क आता है, इसमें एक में प्लस एक में माइनस। अगर सेंटर ऑफ फ्रंट फेस और रेयर फेस की बात करें, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है, माइनस और जमा का, बाकी सेम चीज़ें होंगी हमारी। अगर हमने जो है वो ये दोनों मैंने सेम कलर्स किए हैं ताकि आपके पास जो है वो आपको समझने में भी आसानी और याद करने में भी ईजी रहे। इसके बाद टॉपिक नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन CV का फार्मूला आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है, और इसमें और कुछ नहीं करना आपने। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है, आपने ये भी जो है वो रट लेना एक किस्म का। ये जो है वो द डाइवर्जेंस ऑपरेशन है, ये अपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस ऑपरेशन क्या है और इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास डाइवर्जेंस ऑपरेशन क्या है। एक आपके पास जो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द क्वांटिटी इक्वेशन आपके पास ये अपने अच्छे तरीके से रट लेना है, और आपके पास जो है ये इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। फ्लो ऑफ फ्लूइड एलिमेंट थ्रू द फ्लो फील्ड वी कॉल दिस मटेरियल, जो हमारे पास फ्लो फील्ड फ्लो एक जो मतलब फ्लूइड एलिमेंट जो है वो फ्लो फील्ड में वो हम उसको हम जो मटेरियल एलिमेंट भी कह सकते हैं, और इसकी डेंसिटी जो है वो चेंज होती है एज डेल डॉट वी चेंजेस, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें कि अब चेंजेस इन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट आर नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन डेल एज एलिमेंट मूव्स अराउंड, जो जब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये हमारे पास मूव्स हो जाएगी अराउंड रोड -1 dp/dt नेल इक्वल टू 0 एंड द फ्लो इज अप्रोक्सीमेटली एज इनकम्प्रेसिबल, जो कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। तो ये आपने देख लेना है। और टॉपिक नंबर 123 में हमारे पास मैनी प्रॉब्लम्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स आर मोर कन्वेंशन सोल्व इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के तहत जो है वो इनको सोल्व आउट करते हैं, जैसे जिसमें हमारे पास r, थीटा और z है, ठीक है। और इनको हम जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं रेदर देन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जबकि हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होते फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। वो कहते हैं कि जस्ट जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए बाय कन्वेंशन हम बात करते हैं, आर जो है वो हमारे पास रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन से, और थीटा जो है वो एंगल मेजर्ड है जिसे एंगल मेजर करते हैं, और एक्स जो है वो एक्स एक्सिस से, और थीटा इज ऑलवेज डिफाइंड एज मैथमेटिकली पॉजिटिव इन द काउंटर क्लॉकवाइज। आपको पता होना चाहिए कि थीटा जो है पॉजिटिव होता है, मीन्स दैट हमारे पास जो है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज जो है वो मूव आउट करता है। और वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमारे पास कितनी है, हमारे पास एक UR है, U थीटा है, एंड यूनिट वेक्टर्स हमारे पास क्या है, ER और E थीटा है। ये आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। और वेलोसिटी कंपोनेंट्स एंड यूनिट्स वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 तरह के हैं। एक आपके पास 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 2 डायमेंशनल फ्लो इन द x/r थीटा प्लेन और 3 डायमेंशनल फ्लो। स्टूडेंट्स आपने जो है वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस आपने जो है वो इसको देख लेना है, ये देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से एज अ शॉर्ट। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपके पास, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन और कार्टेशियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। टॉपिक नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास स्पेशल केस स्टेडी फ्लो जो है वो हमारे पास स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो में हमारे पास ये आपके पास जो शॉर्ट एंड लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। स्टेडी के स्पेशल केस स्टडी कंप्रेसिबल फ्लो की बात करेंगे, आपके पास एक शॉर्ट ये बन सकता है, दूसरा यानी एक आपके पास ये लॉन्ग भी बनता है। ये स्पेशल केस 2 की बात जब हम करें आपने इनको जो है वो खुद अच्छे तरीके से कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टॉपिक नंबर 125 में आपने जो है वो इसको नहीं करना। टॉपिक नंबर 126 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कर लेना आपने, ठीक है। और इसके बाद टॉपिक नंबर 127 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके पास स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। 129 ये भी आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और 129 ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास,
ये आपके पास रिपीट हो रहे होते हैं। पास्ट पेपर्स अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये रिपीटेड चीज़ें हैं जो कि आपके पास सिर्फ थोड़ी सी वो जो है वो वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर देते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट बाकी चीज़ें जो है वो हमारे पास यही चीज़ें यूज़ होती हैं। ये भी आपके पास स्टूडेंट्स एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इनको जो है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद टॉपिक नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये एक आपके पास स्ट्रीम फंक्शंस इन कोऑर्डिनेट्स में आपका ये फार्मूला बनता है। अ क्लेवर वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन इनेबल्स अस टू रीराइट अबव इक्वेशन इन टर्म्स दिस। ये आपने स्टूडेंट्स इनके फार्मूलेस को देख लेना, ये आपके पास एज ए शॉर्ट देखे जा सकते हैं। आपसे जो है पूछा जा सकता है कि किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, इसने करवाया था, किसने भी करवाया था, ये और ये चीज़ें आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। और लोगों का स्ट्रीमलाइन के जब फार्मूले की बात करते हैं हमारे पास ये आ जाता है टोटल चेंज अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, ये है हमारे पास टोटल चेंज हमारे पास ये आ जाता है। आपने जो है वो डिसाइड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन दस दिस आपने जो है वो इनको रीड आउट करना। ये आपके पास एक शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपने ये स्ट्रीम फंक्शंस की जो कुछ फार्मूलाज गिवन है हमारे पास इनको देख लेना है अच्छे तरीके से। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर लीजिएगा। और टॉपिक नंबर 33 है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। टॉपिक नंबर 134 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है। स्ट्रीम फंक्शन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आपके पास आपको पता है ये हमारे पास फार्मूला इसका गिवन है, ठीक है। आपने जो है वो इनकम्प्रेसिबल ये इन दोनों के तहत आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसको करना होगा, आपने इनको याद कर लेना है। और अगर हम बात करते हैं, ये एक हमारे पास स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल है, ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से ये भी कर लेनी। इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। इसके बाद टॉपिक नंबर 135 की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशियल लीनियर मोमेंटम इक्वेशन काशियस इक्वेशंस। स्टूडेंट्स काशियस इक्वेशंस का आपने फार्मूला रट लेना है एक किस्म का, और आपको पता होना चाहिए द रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम के तहत जो है ये एप्लीकेशंस वी हैव द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इक्वेशंस बाय एज अप्लाइड टू अ कंट्रोल वाले में, ठीक है। ये और आपने इसकी जो है ये थोड़ी सी थ्योरेटिकली चीज़ है, ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको देख लेना कि पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेस टेंसर जो है वो आई जे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव कंपोनेंट्स होते हैं ज़ाहिर बात है वो राइट टॉप एंड फ्रंट होंगे, जबकि अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, बॉटम बैक एंड लेफ्ट होते हैं। और इसके बाद जो है वो हमारे पास जो रेड डॉट्स है जो किस चीज़ को शो करवा रहे हैं, सेंटर ऑफ ईच फेस को शो करवा रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसमें बातें की हुई, ये आपने जो है वो एज ए MCQ इसको देख लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला गिवन है आप देख सकते हैं ये, इसकी बात यहाँ पे ये हो रही है कि v जो है वो लास्ट टू टर्म इज टेकन एज द एवरेज वेलोसिटी एट एन इनलेट और आउटलेट एंड बीटा इज द मूवमेंट फ्लक्स करेक्शन फैक्टर। जो हमारे पास जो v है वो यहाँ पे दो एवरेज वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे एक इनलेट वेलोसिटी एक आउटलेट वेलोसिटी होती है, और जो बीटा हमारे पास वो क्या है, मोमेंटम फ्लक्स है, ठीक है। और इसके बाद टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट एट विच मोमेंटम चेंजेस विद इन द कंट्रोल। ये जो चीज़ जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये वाली सारी चीज़ जो ये जो मतलब जो है आपके मैरून कलर में जो मैंने इसको किया हुआ है अंडरलाइन, ये सारे जो आपके पास ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये इसको इन वर्ड्स में बताया हुआ है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद डेरिवेशन यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम आपके पास ये है, आपने इसको अच्छे तरीके से रट लेना है। और इसमें और क्या चीज़ है जी, ये एक आपके पास एक और आपके पास फार्मूला है, ये आपने ये देख लेना है। वी भी जो है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, कॉल्ड द आउटर प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर विद इटसेल्फ। आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट द सेम। आपको पता चले कि आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो सेम नहीं होते, जैसे कि हमारे पास इनर होते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट होते हैं। नॉर इज द सेम एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ना तो ये हमारे पास इनर की तरह होते हैं, ना डॉट प्रोडक्ट की तरह होते हैं, और ना ही जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट की तरह जो है वो सेम होते हैं आउटर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका एज MCQs आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और एक और चीज़ हमारे पास ये आ गई, ये काशियस इक्वेशंस है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अच्छा, काशी इक्वेशंस के आपने जो है वो ये भी देख लेना है कि काशी इक्वेशन द इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है कैन ओनली बी जीरो इफ द इंटीग्रेंड इज जीरो। मीन्स वी हैव अ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर मोमेंटम नोन एज काशियस इक्वेशंस, ठीक है। आप जो वो देख सकते हैं इसको, काशी इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, इट अप्लाइज टू एनी टाइप ऑफ फ्लूइड। ये आपका एज MCQs एज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट काशी इक्वेशंस की वो कहीं की फार्मूला लिखें और काशी इक्वेशन लिखें, तो वो हमारे पास पता होना चाहिए एक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन है, और ये अप्लाई होता है किसी भी टाइप के फ्लूइड में। इक्वेशन जो है वो इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ द, ये किसने किया था, फ्रेंच इंजीनियर था एक जो कि हमारे पास, और वो मैथमेटिशियन अगस्टिन लुइस डी कॉशी 1789 से 1857 था। और ये वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल। अगर जैसे हमारे पास कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल में भी वो कहते हैं कि एक वैलिड होता है, जैसे कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल में फ्लो में होता है। वी हैव नॉट मेड एनी अजम्पशंस अबाउट इनकम्प्रेसिबल, जो है वो कहते हैं कि हम जो है यहाँ पे अजम्प्ट नहीं कर सकते इनकम्प्रेसिबिलिटी के बारे में। इट इज़ वैलिड एट एनी पॉइंट इन द फ्लो डोमेन। नोट, यहाँ पे वो कहते हैं कि इज अ फैक्टर
is a vector equation and thus represent three scalar equations on one for each coordinate axis in 3 dimension। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इक्वेशंस का फार्मूला जो है वो आप यहाँ पे गिवन है, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। 137 में जो है वो आप नेवी स्टोक्स इक्वेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ शॉर्ट या लॉन्ग के हवाले से आपने जो है वो नेवी इक्वेशंस को देख लें। कॉशी इक्वेशंस इज नॉट वेरी यूजफुल एज इट इज बिकॉज द स्ट्रेस टेंसर कंटेन्स 9 कंपोनेंट्स। वो कहते हैं कि जो कॉशी इक्वेशंस है जो वो हमारे पास यूजफुल नहीं होती इतनी, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 9 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, 6 ऑफ विच इंडिपेंडेंट, 6 जो होंगे उनमें से 6 कंपोनेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे पास, जबकि जो 3 जो होंगे वो हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे ये हमारे पास उन्होंने कार्डिन कर दिया। आधा अननोन्स आर जो है वो हमारे पास दिए हुए हैं, आप इनको जो है वो अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, और व्हेन अ फ्लूइड एट रेस्ट the only stress acting at any surface of any fluid elements is pressure P which always acts inward and normal to the surface। ये आपका एक एमसीक्यू बनता है। फ्लूइड एट रेस्ट, मूविंग फ्लूइड, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। विस्कस स्ट्रेस टेंसर या फिर जो है वो डेविएटेड, ये आपने जो है वो आपको पता है टा आई जो है वो क्या कहलाता है, विस्कस स्ट्रेस टेंसर या फिर डेविएटरिक स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो इस चीज़ को भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि ओनली स्ट्रेस ऑन फ्लूइड एलिमेंट इज द हाइपोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है विच ऑलवेज एक्ट्स इनवर्ड एंड नॉर्मल। और इसके बाद मैकेनिकल प्रेशर, ये आपने देखने का मैकेनिकल प्रेशर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग इनवर्डली ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट, और इट इज़ देयर फॉर आल्सो कॉल्ड, इसको हम जो है वो मीन प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रेशर का फार्मूला क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है। 138 की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास लीनियर वर्सेस और नॉन लीनियर, ये आपने जो है वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेना एज ए शॉर्ट एंड एमसीक्यूज के हवाले से आपके भी जो है ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटे छोटे आपको जो कॉन्सेप्ट है ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, ये भी आपने जो है वो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैंने वही चीज़ें हाईलाइट की हैं जो आपके लिए शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद जो टा आई जे जो है इक्वल टू 2u एप्सिलॉन आई जे जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये इसको जो है हम क्या कह सकते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। वो अगर आपको कहें कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड डैश, तो यानी टा आई जे इज इक्वल टू 2u एप्सिलॉन आई जे। ठीक है, ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से इनको देख लेना है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर कंसिस्टेंस ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, वो क्या कहते हैं कि प्रेशर जो है वो सिर्फ कंसिस्टेंस होता है किस पर, नॉर्मल स्ट्रेस पर, और इट कंट्रीब्यूट्स ओनली वन टर्म टू अब इक्वेशन। वो कहते हैं कि विस्कस स्ट्रेस टेंसर कंसिस्टेंस ऑफ बोथ नॉर्मल एंड कि प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंस है नॉर्मल स्ट्रेस पर, और जबकि विस्कस स्ट्रेस टेंसर जो है वो कंसिस्टेंस होता है बोथ, दोनों पर, यानी नॉर्मल पे भी और शेयर स्ट्रेसेस पे भी। तो इट कंट्रीब्यूट्स 3 टर्म्स, ये आपके पास कितनी कंट्रीब्यूट्स करता है, 3 टर्म्स को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये आपने कर लेना है, और इनकी डेरिवेशंस को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। द टर्म इज पैरेंथेसिस इज 0, अब वो कहते हैं ये जो टर्म है, ये जो पैरेंथेसिस टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और इसके बाद जो चीज़ है नेवर स्ट्रोक इक्वेशंस के आप देख सकते हैं, इसको भी एक बार रीड कीजिएगा। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल नेवर स्ट्रोक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है। लैप्लेशियन ऑपरेटर को भी आपने अच्छी तरीके से करना है, इनको भी रीड कर लेना है। यहाँ से आपके स्टूडेंट्स एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, एक आपके पास टॉपिक नंबर 140 है कि डेरिवेशन ऑफ द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल आइसोथर्मल फ्लो है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज निकल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास जो कंटिन्यूटी एंड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कार्टेशियन, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तमाम अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करना, और ये भी आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से कीजिएगा। यहाँ से जो अंडरलाइन चीज़ें की हुई थी, यहाँ से आपके पास जो है वो 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ द विस्कस टेंसर डिस्ट्रेस, ये स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यूज बन रहे हैं। यहाँ से आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गई, लेकिन आपकी तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपके पास निकलती है शॉर्ट एंड एमसीक्यूज के हवाले से। ये जो चीज़ है ये आपने एक अच्छे तरीके से इनको रट लेना है, और ये भी जो है वो स्टूडेंट्स इनको देख लीजिएगा आप एक बार। यहाँ से आपकी जितनी भी मैंने मुख्तलिफ जो है वो कलर से अंडरलाइन किए, ताकि आपको जो है वो अलग अलग से शो आउट हो, और यहाँ से आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जो 143 जो है वो टॉपिक, यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यूज, 1-2 एमसीक्यूज बन रहे हैं, आपने देखना। जैसे द पोटेंशियल फ्लो फील्ड सेटिस्फाइज द कंट्रीब्यूट ऑफ 0 नॉर्मल वेलोसिटी एट द बाउंड्री बट नॉट 0 टेंजेंशियल वेलोसिटी। जब पोटेंशियल फ्लो फील्ड में जो है वो सेटिस्फाई करता है कंडीशन 0 नॉर्मल वेलोसिटी में, तो एट अ बाउंड्री पर, तो लेकिन जबकि यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री पर जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। जब पोटेंशियल फ्लो फील्ड जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी, नॉर्मल वेलोसिटी जो है वो बाउंड्री पे जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ आपकी डेफिनेशन वो जो है वो एमसीक्यूज बन रही है, आपने अच्छे तरीके से इनको देख
देख लेना है। बट प्रेशर फ्लो इज़ नॉट द होल स्टोरी, ये आपने देख लेना। बाउंड्री लेयर की डेफिनेशंस गिवन है, रेनॉल्ड नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा बाउंड्री लेयर की थिकनेस की बताई हुई है, तो ये आपने है जो कर लेना है इसका। और यहाँ पे ये आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एज अ शॉर्ट का जो है वो या लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और ये नहीं था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।